हाय, क्या हाल चाल है। बढ़िया ही होंगे। गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है यार। अभी एग्ज़ाम आ गई 21 जून को। उसके लिए मैंने तुम्हारे लिए ना एक फार्मूला शीट बनाई है बायोलॉजी में। ऐसे टॉपिक्स जो एक्चुअल में फार्मूला बेस्ड होते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है या फार्मूला लगा करके आंसर आते हैं, उनको अपन फटाफट रिकॉल करेंगे स्पीड में। स्पेशल 26 करके 26 फार्मूले ढूंढ के लाया हूँ मैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, तो एक्चुअल में ये पूरा पढ़ लोगे तुम तो कम से कम एक दो क्वेश्चन आ ही जाते हैं। 26 में 2 क्वेश्चन आए थे, 25 में भी एक क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसको अपन एक एक करके पढ़ेंगे। बहुत सारे फॉर्मूले हैं। ये स्पेशल 26 है तुम्हारा। स्पेशल 26 में बहुत सारा है। आरक्यू कैसे निकालना है, ग्रोथ के टाइप्स क्या है, मियोसिस, माइटोसिस या हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर वगैरह है, ओव्यूलेशन के डेज कैसे निकालते हैं, डीएनए लेंथ है, एलील के बारे में है, या फिर बहुत सारा स्पीसीज एरिया रिलेशन है। तो ऐसे करके मैंने टोटल स्पेशल 26 बनाया है। एक एक करके पढ़ते हैं अपन फटाफट, स्पीड से रिवाइज करेंगे और याद करते जाना कि क्या क्या है। सबसे पहले आता है रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट करके, जिसको अपन श्वसन गुणांक बोलते हैं हिंदी में। अब इसमें होता क्या है, एक्चुअल में कोई भी जब रिएक्शन होती है तो आरक्यू का मतलब क्या है कि कितना वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व हुआ किसी भी ऑक्सीडेशन के टाइम पर, रेस्पिरेशन के अंदर पढ़ाया जाता है ये, और कितना वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम हुआ। तुम जब सांस लेते हो तो ऑक्सीजन लेते हो, ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हो, और जो भी कार्बन है उसको ब्रेक करके CO2 के फॉर्म में रिलीज कर देते हो। तो वॉल्यूम ऑफ CO2 कितना इवॉल्व होता है और जितना ऑक्सीजन तुमने कंज्यूम करे हो उसको अपन बोलते हैं आरक्यू। अब ये आरक्यू इंपॉर्टेंट क्यों है, इससे अपन क्या पता कर सकते हैं कि किसी किसी में आरक्यू की वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है, किसी में कम होती है। तो जिसमें आरक्यू कम रहेगा वो ऑक्सीजन कम कंज्यूम करके CO2 ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा। लेकिन अगर मान लो किसी के अंदर आरक्यू की वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने। अगर मान लो आरक्यू जो है वो 1 से क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब CO2 ज़्यादा निकल रही और ऑक्सीजन कम कंज्यूम हो रही। ऑक्सीजन कम ले रहा है, CO2 ज़्यादा निकाल रहा है। अगर आरक्यू की जो वैल्यू है वो 1 से क्या हो जा रही है, कम हो जा रही है, तो इसका मतलब CO2 वो कम प्रोड्यूस कर रहा है और ऑक्सीजन ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है। अब इसके बारे में ही अपने को देखना है। अब अच्छा, वैल्यू ऑफ आरक्यू किस पे डिपेंड करेगी, तो ये जो आरक्यू की वैल्यू होती है ये डिपेंड करता है तुम्हारे पास रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के ऊपर। तुम क्या सबस्ट्रेट ले रहे हो। अब सबस्ट्रेट कौन कौन हो सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं। मेनली तो कार्ब होता है, फिर प्रोटीन भी है इसमें, और प्रोटीन के बाद अपने पास फेट भी आ जाएगा। तो ये इनके ऊपर डिपेंड करता है कि तुम कंज्यूम क्या कर रहे हो, कार्ब, फेट या फिर प्रोटीन क्या ले रहे हो। तो इसको अपन कितने टाइप से देख सकते हैं। जो आरक्यू की वैल्यू है वो अलग अलग हो सकती है। RQ1 भी हो सकता है। आरक्यू की वैल्यू जो है मैं अलग अलग कैटेगरी वाइज बता दूंगा। आरक्यू की वैल्यू जो है वो 1 से कम भी हो सकती है। पहले कम वाला देख लेते हैं। आरक्यू की जो वैल्यू है 1 से ज़्यादा भी हो सकती है। क्या आरक्यू की वैल्यू 0 हो सकती है, ऑब्वियस ही बात है, आरक्यू की वैल्यू 0 भी हो सकती है। मतलब क्या है इसका डिस्कस करेंगे अपन। हो सकता है आरक्यू की वैल्यू जो है वो इनफाइनाइट भी हो सकती है। तो ये सब कुछ डिपेंड करेगा सबस्ट्रेट पर और उसको यूज करने के तरीके पर। कौन कैसे यूज करता है वो अपन देखते हैं। जैसे जो RQ1 होता है, RQ1 की वैल्यू अपने को किस में देखने को मिलती है, ये देखने को मिलेगा अपने को जो एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब जो है कि जिसने ग्लूकोज कार्ब को पूरा 100% कंज्यूम कर लिया। जैसे कि ग्लाइकोलाइसिस के बाद क्रेब्स साइकिल में जब एंट्री मारता है ग्लूकोज तो वो 100% पूरा कन्वर्ट हो जाता है CO2 में। तो जैसे ग्लूकोज हो गया C6H12O6 हो गया, शुगर को पूरा का पूरा जलाने में 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल लगेंगे और वो कन्वर्ट हो जाएगा 6 CO2 और साथ ही साथ 6 H2O में। एनर्जी निकलेगी 686, वो उसकी बात नहीं करेंगे अपन। यहाँ पर RQ की वैल्यू निकालना है तो RQ कैसे निकालोगे, कितना CO2 इवॉल्व हुआ और कितना ऑक्सीजन कंज्यूम हुआ, इसको डिवाइड कर दो तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो जो RQ की वैल्यू है वो आ जाएगी 1। तो जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है उसमें कार्ब 100% पूरा जला दिया जाता है, उसके कार्बन को पूरा खत्म कर देंगे तो वो CO2 के फॉर्म में पूरा रिलीज हो जाएगा। तो इसके एग्जांपल में तुम याद रखोगे एरोबिक रेस्पिरेशन, जैसे कि ग्लूकोज का एरोबिक करते हैं अपन। अब RQ की वैल्यू क्या कम हो सकती है, हो सकती है। अब ये इंपॉर्टेंट है, RQ की वैल्यू कब कब कम हो सकती है। ये कम हो सकती है प्रोटीन और फेट के लिए। फेट का तो अभी 2026 की जो एग्जाम हुई थी उसमें आया है प्रोटीन फेट, या फिर ऐसा फेट का बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है तो जर्मिनेटिंग फेट बोल रहा हूँ, जर्मिनेटिंग
जो सीड होता है उसके अंदर का जो फेट होता है वो भी जो होता है वो आरक्यू की वैल्यू 1 से कम रखता है। मेच्योर होता है तो वो 1 से ज्यादा रखता है, अगर जर्मिनेटिंग के अंदर है, इमेच्योर होता है, इमेच्योर सीड के अंदर तो 1 से कम होगी। अब ये जो फेट है इसका एग्जाम्पल एग्जाम में आ चुका है 2026 में। अब क्या आया था एग्जाम में, तो ये आया था अपने पास ट्राइपामीटीन आया था। क्या होता है ट्राइपामीटीन? इसकी जो फॉर्मूला है वो 51 कार्बन होते हैं, हाइड्रोजन 98 होता है, ऑक्सीजन 6 होते हैं। इसमें 145 ऑक्सीजन लगता है, और मैं पूरी इक्वेशन नहीं लिख रहा, लिख देता हूँ, ये लो 98 H2 होते हैं, जगह की प्रॉब्लम जैसे नहीं लिख रहा था। तो यहाँ पर अब तुम देखोगे कि इसके अंदर तुम जब निकालोगे तो 102 को डिवाइड कर देना, कितने से डिवाइड करोगे? 145 से। अप्रॉक्स जो वैल्यू है वो 0.7 आती है। तो जो फेट होता है उसके लिए जो वैल्यू होगी फेट के लिए ये होती है 0.7, और जो प्रोटीन होता है उसके लिए वैल्यू दी हुई है 0.8 से 0.9। वो डिपेंड करता है कि कौन से अमीनो एसिड ज़्यादा हैं, कौन से अमीनो एसिड्स कम है, तो वो डिपेंड करता है प्रोटीन की वैल्यू पर और फेट की वैल्यू। तो ये याद रख लेना कि जो प्रोटीन फेट होते हैं उसकी वैल्यू 1 से कम होती है। और RQ1 कब होगा? जब एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। एरोबिक रेस्पिरेशन में जितना ऑक्सीजन उतना ही CO2 इवॉल्व होता है। तो यहाँ तक तो चीज़ें क्लियर है। आगे देखें अपन, तो आगे अपने पास आता है कि RQ की वैल्यू ज़्यादा किसके लिए हो सकती है? तो RQ की वैल्यू ज़्यादातर होती है किसके लिए? ये या तो मेच्योर होना चाहिए, मेच्योर सीड हो जाए, या मेच्योर फेट के लिए हो जाए, या फिर मेच्योर फेट ना हो तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, एनसीईआरटी के बाहर ही जाएगा कि जो भी कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं वो ऑक्सीजन कम कंज्यूम करते हैं, CO2 ज़्यादा इवॉल्व करते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड एग्जाम्पल के तौर पे अपन लिख लेते हैं ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड ये होता है, इसमें ऑक्सीजन तो एक ही लगेगी, लेकिन CO2 इवॉल्व होते हैं कितने? यहाँ पर 2 CO2 इवॉल्व हो जाते हैं, और H2O भी निकलता है। 2 को डिवाइड करोगे 1 से तो इसके लिए जो वैल्यू है वो 1 आ जाएगी। तो ऐसे याद रख लेना कि जो अपने पास कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं उसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है, और प्रोटीन फेट की वैल्यू 1 से कम होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन में कार्ब, ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज का अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है एरोबिक वाला, तो उसके अंदर अपने पास RQ की वैल्यू 1 होती है। अच्छा, RQ की वैल्यू 0 और RQ की वैल्यू इनफाइनाइट किसके लिए हो सकती है? 0 कब होगी? थोड़ा सोचो, क्योंकि CO2 को डिवाइड कर रहे हैं अपन ऑक्सीजन से। अगर ऊपर की वैल्यू 0 हो जाए, है ना, 0 डिवाइडेड बाय 1, आंसर 0 आता है। लेकिन यहाँ पर अगर 1 डिवाइडेड बाय 0 होता है तो आंसर होता है इनफाइनाइट। इसका मतलब इसमें 0 कहाँ पर आ रहा है? ऊपर। तो ऐसे प्लांट्स जिसके अंदर 0 CO2 इवॉल्व होगी उनके अंदर RQ की जो वैल्यू है वो 0 होगी। मैं इक्वेशन नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट याद रख लेना कि जो सेक्युलेंट प्लांट होते हैं, सेक्युलेंट प्लांट जिसको हिंदी में अपन मांसल प्लांट बोलते हैं, मांसल प्लांट, मांसल, जैसे कि नागफनी है, जो कैक्टस के प्लांट्स होते हैं, उनके अंदर CO2 इवॉल्व नहीं होती, क्योंकि वो ग्लूकोज को एक्चुअल में मैलिक एसिड के फॉर्म में कन्वर्ट करके रख लेते हैं। इक्वेशन पे नहीं जाएंगे, बस याद रख लेना कि इनके अंदर जो है वो C4 साइकिल जो चलती है वो CO2 को रिलीज नहीं करते हैं, या जो भी ऑक्सीडेशन करते हैं तो CO2 को वापस कंज्यूम करके यूज कर लेते हैं। बात जो एटमॉस्फेयर है उसमें रिलीज नहीं करते, तो RQ उनके लिए 0 हो जाता है। अच्छा, RQ की वैल्यू इनफाइनाइट कब होगी? जिसके अंदर 0 ऑक्सीजन का यूज हुआ हो, और 0 ऑक्सीजन का यूज होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है, जैसे कि अपने पास फर्मेंटेशन है, फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन, उसमें एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। और एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो ऑक्सीजन की अब्सेंस में ही होता है। तो अगर ऑक्सीजन लगी नहीं रही है तो यहाँ पर RQ जो हो जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा, 0 की नीचे की वैल्यू 0 हो जाएगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे जो ग्लाइकोलाइसिस होता है, ग्लाइकोलाइसिस अगर मान लो फर्मेंटेशन में चले जाता है लैक्टिक एसिड, तो उसमें ऑक्सीजन लगेगी ही नहीं। अगर ऑक्सीजन लगेगी ही नहीं तो उसमें CO2 इवॉल्व तो होगी, लेकिन यहाँ पर क्या बन जाता है? 2 एथेनॉल बन जाता है, CH3 CH2OH बन जाता है, और साथ में 2 CO2 बन जाता है। CO2 तो इवॉल्व होती है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन कंज्यूम नहीं होती है। और बाकी प्रोसेस जो है वो तुम रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में पढ़ोगे। यहाँ पर मेरा मेन टारगेट जो है वो ये समझाने का है कि तुम RQ की वैल्यू को समझो कि RQ क्या होता है, कितना CO2 इवॉल्व हुआ और कितना ऑक्सीजन कंज्यूम हुआ। RQ की वैल्यू अगर 1 से ज्यादा होती है, इसका मतलब CO2 ज्यादा इवॉल्व हो रहा है और ऑक्सीजन कम निकल रहा है, मतलब कंज्यूम हो रहा है। अगर RQ की वैल्यू 1 से कम है तो ऑक्सीजन से ज्यादा कंज्यूम हो रहा है और CO2 कम इवॉल्व हो रहा है। ये RQ की जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट पर, जैसे कि कार्ब, प्रोटीन और फेट, और साथ ही साथ डिपेंड करेगी उसको यूज करने के तरीके पर, प्लांट के फीचर पर भी डिपेंड करती है। तो 5 टाइप से याद रख लेना। RQ 1 हो सकता है, 1 से कम, 1 से ज्यादा, 0 और इनफाइनाइट।
तो ये पहला टॉपिक अपना खत्म होता है आरक्यू रेस्पिरेटरी क्वेश्चन 2026 में क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, एरिथमेटिक ग्रोथ फार्मूला। एरिथमेटिक ग्रोथ फार्मूला प्लांट्स में देखने को मिलता है, वो जीवन भर ग्रोथ करते ही रहते हैं। अब ये एरिथमेटिक ग्रोथ जो फार्मूला है कैसे रिप्रेजेंट करते हैं अपन, ज्यादातर अपन इसके अंदर लेंथ को मेजरमेंट करते हैं, लेंथ मेजर करते हैं। लेंथ का फार्मूला क्या होता है, एल टी इक्वल में L0 प्लस आर टी, है ना। आर टी यहाँ पर ग्रोथ रेट बोलते हैं। दूसरे चैप्टर में जब आर पढ़ोगे तो वो नेचुरल ग्रोथ फैक्टर होता है, इंट्रिंसिक फैक्टर है। तो ये सब क्या होता है, इस टाइप से जब भी कोई भी इक्वेशन को रिप्रेजेंट किया जाएगा तो वो हमेशा याद रखना कि अरिथमेटिक ग्रोथ रेट ही होगा। सिंपल सा इस टाइप से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इसका अगर ग्राफ ड्रॉ करना होता है तो ग्राफ को ड्रॉ कैसे करते हैं, ये वाले को लेते हैं अपन वाई एक्सिस पे, ये वाले को लेते हैं अपन कहाँ पर, इंटरसेप्ट पर, अंतखंड बोलते हैं हिंदी में। ये वाले जो होती है इसकी स्लोप होती है, और ये जो टी है ये एक्चुअल में कहाँ लेते हैं अपन, एक्स एक्सिस पे। अब ये इसको ग्राफ को ड्रॉ करेंगे तो एनसीईआरटी का ग्राफ देख लेना, है ना, जो तुम्हें मिल जाएगा कहाँ पर, पीजीआर वाले चैप्टर में, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर में। ये एक्चुअल में पहले से एक पॉइंट होगा जो इंटरसेप्ट को जो है कि पॉजिटिव है, तो इंटरसेप्ट ऊपर से स्टार्ट होगा। इस पोर्शन को, ये जो इतना पोर्शन है, ये एक्चुअल में बताता है कि जीरो टाइम पर स्टार्टिंग में लेंथ कितनी रही होगी। लेंथ फिर उसके बाद धीरे धीरे बढ़ती जाएगी और ग्राफ आएगा लीनियर, इस टाइप से धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। जो इसकी स्लोप है वो डिपेंड करती है आर के बराबर होगा, जो कि ग्रोथ फैक्टर माना जाता है। इधर अपन क्या लेंगे, टी टाइम पर, और इधर अपन लेते हैं टाइम। इस टाइप से ग्राफ होता है, और इसके ऐसे 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 पॉइंट भी मिल जाएंगे तुम्हें अलग अलग टाइप के, इस टाइप से। तो अपन उसके ग्राफ को इस टाइप से ड्रॉ करेंगे, और ये लेंथ के लिए फॉर्मूला होता है। मैक्सिमम ध्यान रखना कि इसमें अपन ज्यादातर जो 3 डायमेंशन में जाती हैं चीजें उनके ऊपर फोकस नहीं करते हैं। अगर मैं इसको कैसे भी रिप्रेजेंट करूं तो मैं ऐसे ही रिप्रेजेंट करूंगा, चाहे मैं अल्फाबेट कुछ भी ले लूं। फॉर एग्जाम्पल लेंथ की जगह मैंने W का यूज कर लिया, तो डब्ल्यू टी इक्वल में क्या हो गया, W0। ये जो है वो क्या है, टी टाइम बाद वेट हो जाएगा, ये इनिशियल वेट हो जाएगा, प्लस आर टी हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो मैं इस टाइप से ही रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, हमेशा फॉर्मूला इससे मिलता जुलता मिल रहा है, तो वो हमेशा याद रखना कि लीनियर को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसका जो ग्राफ होता है वो एक्चुअल में लीनियर होता है ना, लीनियर ग्राफ बनता है। और ये एक्चुअल में किसके लिए होता है, तो जनरली प्लांट्स को अपन मानते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं उनमें जो ग्रोथ है वो इनफाइनाइट चलती रहती है, इनडेफिनेट ग्रोथ होती है। वो अपने जीवन में हमेशा ग्रोथ करते रहेंगे, चाहे मतलब अब तुम्हें पता ही हो, देखा भी होगा बहुत सारे प्लांट जो हैं, तुम सोच रहे होंगे कि यार अगर वो जीवन भर ग्रोथ करते रहते तो उनकी हाइट इतनी कम कैसे रहती है, वो तो बहुत होनी चाहिए थी। एक्चुअल में उनकी डेथ हो जाती है, इस वजह से वो रोक देते हैं। जियोमेट्रिकल ग्रोथ फार्मूला क्या होता है, जियोमेट्रिकल ग्रोथ फार्मूला भाई साहब एक्चुअल में प्रैक्टिकल जो है फार्मूला है इसका, और इसका ग्राफ भी नेचुरल बनेगा। और अपन इसको फिर से देखेंगे कौन से वाले चैप्टर में, जब आगे तुम पढ़ोगे ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन वाले में तो नहीं मिलेगा, उसके अगले वाले में मिलेगा, देखेंगे आगे। ग्रोथ उसके अंदर ही आती है। इसको अपन ड्रॉ करते हैं, पहले तो फार्मूला क्या होगा, तो इसका फॉर्मूले को अपन एक्चुअल में लॉजिस्टिक ग्राफ भी बोलते हैं। इसमें तुम किसी को भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। W एनसीईआरटी में दिया हुआ है, WT इक्वल में W0 और e टू दी पावर RT होता है। वहां पर RT प्लस में था, यहाँ पावर में चला गया। अच्छा, ये जो फॉर्मूला है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये एक्चुअल में नंबर को रिप्रेजेंट करता है। अब ये नंबर में तुम वेट ले लो, हाइट ले लो, कुछ भी हो सकता है, और इसमें तुम लेंथ भी ले लो, कुछ भी ले सकते हो, लेकिन ये ऐसे ही रिप्रेजेंटेटिव होगा। और ये जो है वो एक्चुअल में क्या है, इनिशियल है, ये होता है। और ये जो ई है ये एक्चुअल में क्या है, इसको अपन लॉगरिदम बोलते हैं, लॉगरिदम। अब ये लॉगरिदम की जो वैल्यू होती है वो ई की वैल्यू कितनी होती है, 2.718। ये याद रख लेना। आर वही बताया है कि ग्रोथ फैक्टर होता है, ग्रोथ रेट के लिए है, वो टी जो है वो टाइम है। तो इसका ग्राफ कैसे रहेगा, तो इसका जो ग्राफ होगा वो एक्चुअल में कैसा ग्राफ होगा, लॉजिस्टिक। और लॉजिस्टिक जो ग्राफ बनते हैं वो बनते हैं एक्सपोनेंशियल। तो इसका एक्सपोनेंशियल कर्व बनेगा, एक्सपोनेंशियल कर्व। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सपोनेंशियल कर्व। अपन को वही सेम चीज करनी है, एक साइड वाई एक्सिस पे ये लेना है, एक्स एक्सिस पे टाइम लेना है, और बाकी चीजें जो है उस टाइप से उसको रिप्रेजेंट कर देंगे। और ये बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल माना जाता है, ये वाला जो ग्राफ है प्रैक्टिकल ग्राफ है।
इसमें कैसे बनता है, इस टाइप से इसको रिप्रेजेंट करेंगे अपन कि स्टार्टिंग में तो धीरे धीरे ग्रोथ होगी, फिर अचानक से बढ़ेगी और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, एक्चुअल में सैचुरेशन हो जाएगा। तो इसमें 3 स्टेज होती है। पहली स्टेज क्या है, यहाँ पर सबसे फर्स्ट स्टेज जो है वो लेग फेज को बोलते हैं, फिर उसके बाद क्या आती है लॉग फेज, और फिर यहाँ पर आ जाती है स्टेशनरी फेज। अब ये स्टेशनरी फेज को मान के चलो कि यहाँ पर जो है एक्चुअल में कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। कैरिंग कैपेसिटी आगे और मैं पढ़ाऊंगा। यहाँ पर जाने के बाद ये जो कैरिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाती है, या खाना पीना खत्म हो जाता है ना, अगर पोषण ही नहीं मिल रहा है, न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, तो उसके बाद स्टेशनरी पॉइंट आ जाता है। यहाँ पर क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है, कांस्टेंट लाइन आ जाएगी। लॉग फेज में जो होगी वो एक्चुअल में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है। यहाँ पर मतलब कोई भी सीड की ग्रोथ देख लो, प्लांट की ग्रोथ देख लो, स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा क्या होगी, स्लो होगी। जैसे कि सीड पानी अब्जॉर्ब कर रहा है, खुद का खाना यूज़ कर रहा है, फिर अचानक से वो एक्सपोनेंशियल तरीके से ग्रोथ करता है और फटाक से ज़मीन के बाहर आ जाता है, ग्रोथ भी बढ़ जाती है। अपने को देखने को लगता है कि यार ये तो साल भर में इतना बड़ा प्लांट हो गया। फिर उसके बाद फिर धीरे धीरे ग्रोथ होती है। तो जो धीरे धीरे वाली ग्रोथ होती है उसको अपन स्टेशनरी बोलते हैं। तो इसकी 3 फेज होती है। पहली फेज लेग फेज है, दूसरी वाली लॉग फेज है, तीसरी वाली स्टेशनरी फेज है। तो ये एक्चुअल में ज़्यादा प्रैक्टिकल, ज़्यादा नेचुरल ग्राफ माना जाता है। इसके एक तरफ अपन लेते हैं कि टी टाइम पर वेट, नंबर, हाइट क्या है, और इधर अपने पास टाइम के साथ इसका कर्व बना देते हैं। ये ग्राफ याद रख लेना, ये फॉर्मूला है। अच्छी बात ये है कि इसके ऊपर मैथमेटिक्स आई नहीं अभी तक, और इसकी मैथमेटिक्स जो है वो ज़्यादातर फिजिक्स में आती है। आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ मियोसिस फॉर्मूला बहुत ईजी है। तुम मियोसिस के थ्रू ही गैमीट बना पाते हो, ये तुम्हें पता ही होगा कोई भी। तो अपन क्या करेंगे, मेल और फीमेल का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं कि मेल जो है, मेल प्लांट हो, मेल इंसान भी मेल फीमेल में है, तो दूसरा अपने पास मान लो फीमेल है, और फीमेल जो है वो ओवम या फिर एग में अपन बोलते हैं ये प्रोड्यूस करती है। मेल जो है अगर प्लांट में बोलेंगे तो अपन पोलन ग्रेन बोलेंगे, इंसानों में अपन स्पर्म बोलेंगे, स्पर्म सेल, और प्लांट का भी लिख देते हैं पोलन ग्रेन। ये इसमें अपन क्या बोलेंगे, तो इसमें अपन ओव्यूल बोल देते हैं। ये बन गया। अब यहाँ पर क्या होगा कि मियोसिस से एक सेल से कितनी सेल बनती है, 4 सेल, ये पता है। तो इसके अंदर एक सेल है अपने पास 2n, और उसके अंदर बनेगी कितनी सेल्स, 4 सेल्स। ये बना दिए अपन ने 4 सेल्स। 4 सेल्स जो बनेंगी वो बनेंगी अपने पास हैप्लॉइड। पर ये अपना टॉपिक नहीं है। अपना टॉपिक ये है कि मेल के अंदर एक सेल से कितनी सेल बनेगी, 4 सेल्स। यहाँ पर फीमेल में क्या होगा, इसके अंदर भी बनेगी तो एक सेल से 4 ही सेल्स बनेंगी, 1 2 3 4। अब तुम्हें लग रहा होगा एक बड़ी क्यों बनाई है, तो तुमने पढ़ा ही होगा कि जो 3 होती है ये डीजनरेट कर जाती है ना, और ये जो होती एक होती है फंक्शनल होती है। तो फीमेल के अंदर काम तो एक ही कर रही है, तो अपन ऐसा मानेंगे कि उधर एक बार के मियोसिस से एक ही सेल बनती है, बनती 4 है, काम की 1 है। लेकिन इधर 1 से 4 जो बने, चारों के चारों क्या हो जाएंगे, फंक्शनल हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर मैं मेल में देखूंगा तो एक मियोसिस से 4 सेल बनी, और इधर मेरे को 4 सेल बनाने के लिए 4 मियोसिस ही करवाना पड़ेगा। तो 4 मियोसिस होंगे इधर, और एक ही मियोसिस में इधर काम होगा, मतलब उधर 4 गुना मियोसिस होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मियोसिस, नंबर ऑफ मियोसिस, ये बनेगा x प्लस x बाय 4। ये फॉर्मूला बनता है x प्लस x बाय 4। अब ये x प्लस x बाय 4 क्यों बना है, क्योंकि यहां पर देखो x जो है एक्चुअल में x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, x रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ सेल्स को। कितनी नंबर ऑफ सेल्स होंगी, तो नंबर ऑफ सेल्स जो है ये एक्चुअल में आई है कहां से, फीमेल से। जितनी बार मियोसिस उससे एक ही सेल बन रही है, तो फीमेल में 1 से तो एक ही सेल बन रही है, लेकिन मेल के अंदर जो ये इधर से आया है कि 1 से 4 बन रहा है, मतलब एक बार के 4 सेल बन जा रही है। उधर के 4 अपने को मियोसिस कराने पड़ेंगे, इधर के एक ही बनेंगे, तो 4 गुना का जो फर्क आ रहा है वो इस वजह से आ रहा है। अब इससे तुम नंबर ऑफ मियोसिस निकाल सकते हो। क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे कि पीवाईक्यू में कुछ क्वेश्चन मिल जाएगा। मान लो कि मेरे को 100 सीड प्रिपेयर करने हैं, है ना, 100 बीज तैयार करने हैं, तो कितने मियोसिस लगेंगे, तो नंबर ऑफ मियोसिस बताओ यहाँ पर, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। तो बहुत सिंपल है, नंबर ऑफ मियोसिस बताने के लिए क्या करेंगे, सीड कितने चाहिए, 100 चाहिए। तो 100 सीड के लिए अपने को 100 तो मेल के स्पर्म चाहिए और पोलन ग्रेन चाहिए, और साथ ही साथ अपने को 100 मेरे को क्या चाहिए यहाँ पर,
100 मेरे को चाहिए फीमेल के पोर्शन में ओव्यूल चाहिए, और 100 मेरे को चाहिए 100 डिवाइडेड बाय 4 कर दो, ये जो है वो 1 से 4 बन जाते हैं, तो 25 बार के मियोसिस से ये 100 अपने पास बन जाएंगे। मतलब इसको मैं थोड़ा अच्छे से ही बता देता हूँ, 100 सीड है, 100 सीड में मेरे को क्या क्या चाहिए, 100 पोलन ग्रेन चाहिए और 100 ओव्यूल चाहिए। अब 100 ओव्यूल के लिए मेरे को 100 मियोसिस ही लगेंगे, क्योंकि एक से तो एक ही बन रहा है, लेकिन यहाँ पर मेरे को 100 पोलन ग्रेन बनाने के लिए सिर्फ 25 मियोसिस ही लगेंगे। तो इस वजह से ये फॉर्मूला है, फट से फॉर्मूला याद रखो, वैल्यू रखो और आंसर निकालो। 100 प्लस क्या हो जाएगा 25, तो 125 मियोसिस मेरे को करवाने पड़ेंगे यहाँ पर कितने सीड बनाने के लिए, 100 सीड बनाने के लिए। तो जो भी नंबर बोले उतना का उतना नंबर भी रखो, साथ ही साथ 4 से डिवाइड करो, दोनों को जोड़ो। लेकिन अगर ऐसे उल जुलूल बात बोल देता है वो, जैसे ये क्वेश्चन को अलग मान लो, ये क्वेश्चन अलग है, अगर वो ऐसी उल जुलूल बात बोल देता है कि यार मेरे को तो 102 सीड चाहिए भाई साहब, तो अब बताओ कितने मियोसिस होंगे। तो 102 में तुम प्लस करोगे 102 डिवाइडेड बाय 4। अब इसको तो 102 ही रखोगे, प्लस इसको 102 से को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, ये 25 पॉइंट कितना आएगा 4 नहीं 5, 25.5 आएगा। तो इसका मतलब अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो 127.5, क्या इतना मियोसिस होगा, क्या आधा मियोसिस होगा, क्या नहीं होगा। तो इसको राउंड फिगर करके बढ़ा लेना, 128 मियोसिस होंगे। तो ऐसे उलझुल ऑप्शन रहे तो इनका ध्यान रखना है। अब इतनी तो सद्बुद्धि होगी तुम में, ये अपने पास 100 सीड प्रिपेयर करने हो। अब ये कुछ भी पूछ ले, जायगोट पूछ ले कि 100 जायगोट बनाने हैं, 100 के बदले 500 पूछ ले, तो 500 भी पूछेगा कि यार 500 सीड बनाने हैं। बहुत आसान है, 500 सीड बनाने हैं तो 500 प्लस 500 डिवाइडेड बाय 4 कर देना, आंसर आ जाएगा। इसको काटोगे 125 आ जाएगा, 625 मियोसिस करवाने पड़ेंगे। ये हो गया मियोसिस का कॉन्सेप्ट। तो अपने पास इतने कॉन्सेप्ट तो क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आगे आता है अपने पास नंबर ऑफ माइटोसिस। पहले ये समझो कि माइटोसिस में दो टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है, एक माइटोटिक जनरेशन होती है और एक माइटोसिस के डिविजन्स होते हैं। डिविजन्स और इन दोनों में डिफरेंस क्या है, जैसे एग्जांपल के तौर पे अपने को ये भी पता है कि यार माइटोसिस में 2n से एक सेल से कितनी सेल बनती है, 2 सेल। ये 2n बना दिया मैंने और ये 2n बना दिया मैंने। फिर 2 सेल से वापस से कितनी बनेगी, 2n बनेगी और फिर 2n बनेगी। इधर भी अपने पास 2n और 2n बनेगी। अगर तुम ध्यान से देखो हर बार डिवीजन हो रहा है तभी जाकर के अगली सेल बन रही। ये फर्स्ट डिवीजन है, ये सेकेंड डिवीजन है, ये थर्ड डिवीजन, फोर्थ डिवीजन, 5 और 6। ये हर बार जो मैं एरो बना रहा हूँ ना, वो किसको बताती है, एक डिवीजन को बताती है। मतलब मेरे को अगर थोड़ा सा गड़बड़ कर दी, पीछे ही नहीं हो रहा, ये हो गया। देखो अब इसमें मैंने गड़बड़ क्या कर दी, ये वाले को फर्स्ट डिवीजन बोलेंगे, ये वाले को सेकंड डिवीजन और ये वाले को थर्ड डिवीजन। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, एक से 2 बनती है तो उसको अपन एक डिवीजन बोलते हैं। तो एक सेल से 2 सेल बनी, ये फर्स्ट डिवीजन, ये वाले सेल से फिर 2 बनी तो फिर सेकंड डिवीजन, ये वाली से बनी तो थर्ड डिवीजन। ये एक्चुअल में क्या है, नंबर ऑफ डिविजन्स। मतलब मेरे को 4 सेल बनाने के लिए कितनी बार डिवाइड करवाना पड़ा, 3 बार। ये हो गए माइटोटिक डिविजन्स। लेकिन ये कौन सी जनरेशन है, इसको अपन बोलेंगे फर्स्ट जनरेशन। पेरेंट को स्टार्ट करेंगे, ये वाली को अपन बोलेंगे फर्स्ट जनरेशन और इसको बोलेंगे अपन सेकेंड जनरेशन। तो फर्क है, 2 वर्ड में बता रहा हूं यहां पर। एक होता है नंबर ऑफ माइटोटिक डिवीजन और एक वर्ड में दूसरा बता रहा हूं नंबर ऑफ माइटोटिक जनरेशन। फर्क है दोनों में कि कितनी जनरेशन के बाद इतनी सेल बनेगी। क्वेश्चन आया तो अलग आंसर होगा, लेकिन बोला कितने माइटोटिक डिवीजन करवाने पड़ेंगे तो आंसर अलग है। यहां पर क्या आंसर होंगे, जब पूछे नंबर ऑफ माइटोटिक डिवीजन, बहुत इजी है, x - 1। x का मतलब यहां पर नंबर ऑफ सेल्स है। लेकिन यहां पर पूछे कि यार नंबर ऑफ माइटोटिक जनरेशन बताओ कि कितना होगा, कि कौन सी जनरेशन पे जाके इतनी सेल्स बन जाएंगी। जैसे कि पहली सेल से 2 सेल बना, 2 सेल से अपने पास 4 सेल बना, ये मेरी फर्स्ट जनरेशन, ये वाली सेकंड जनरेशन, ये उसका पेरेंट था, ऑफस्प्रिंग बन गए। तो जब नंबर ऑफ माइटोटिक जनरेशन पूछेगा तो नंबर ऑफ माइटोटिक में क्या करोगे, 2 की पावर n लगाया जाता है। n का मतलब यहाँ पर जनरेशन है,
कि कौन से नंबर की जनरेशन आएगी, तो इसका फॉर्मूला बनता है x इक्वल में 2 की पावर n। x का मतलब यहाँ पर क्या हो जाता है, नंबर ऑफ सेल्स, है ना, नंबर ऑफ सेल्स हो जाता है, इसको हटा देते हैं, नंबर ऑफ सेल्स हो जाता है। तो नीचे अगर नंबर ऑफ माइटोटिक जनरेशन पूछेगा तो आंसर अलग है, नंबर ऑफ सेल्स पूछेगा, सॉरी नंबर ऑफ माइटोटिक डिवीजन पूछेगा तो x-1 करना, लेकिन नंबर ऑफ माइटोटिक जनरेशन पूछेगा तो अलग करना। क्वेश्चन में बता देता हूँ, जैसे कि अगर मान लो क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन अपन ले लेते हैं, कम सेल्स ले लेते हैं, क्वेश्चन के तौर पे ले लेते हैं कि 64 सेल्स हैं, तो इसको बनाने में तुम्हें दो चीज बतानी है, माइटोटिक डिवीजन कितने होंगे और ये माइटोटिक जनरेशन कौन सी हो। हमेशा शुरू पहली सेल से ही करना है, एक सेल। तो माइटोटिक जनरेशन बताओ और माइटोटिक डिवीजन बताओ। तो माइटोटिक डिवीजन तो इजी है, माइटोटिक डिवीजन में क्या करना था, x-1 करना था, तो 64 सेल्स के लिए अपने को कितने डिवीजन करने पड़ेंगे, 63 डिवीजन होंगे, एक कम कर दो। लेकिन अगर तुमसे पूछे माइटोटिक जनरेशन बताओ, तो माइटोटिक जनरेशन के लिए फॉर्मूला लगाना पड़ेगा 2 की पावर n। ये जो x है उसकी जगह कितना रखोगे, 64, 2 की पावर n। 64 को अपन लिख सकते हैं 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 2, 2 4 6 8, सॉरी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, तो ये हो गया अपने पास कितना, 2 की पावर 6। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 2 की पावर 6 और इधर है 2 की पावर n। बेस इक्वल होता है तो n इक्वल में 6 आएगी, मतलब मेरे को 64 जो सेल्स हैं वो छठवीं जनरेशन पे जाकर के मिल जाएगा। इस टाइप से भी तुम चाहो तो निकाल सकते हो कि एक का डबल करना है, एक का 2 का भाव चल रहा है, 4, 4 से 8, 8 से 16, 32, 32 से 64। तुम जनरेशन यहाँ से गिन सकते हो, 1 2 3 4 5 6, छठवीं जनरेशन पे 64 सेल्स मिल जाएगी मेरे को। तो ये इस टाइप से क्वेश्चन आता है। अच्छा, क्या इतना ही आता होगा, नहीं, जरूरी नहीं है, एक चीज और है इसके अंदर, वो भी मैं बता देता हूँ। कभी कभी टेस्ट ट्यूब भरने को क्वेश्चन आ जाता है कि अगर मान लो कि कोई बैक्टीरिया जो है, जैसे ई कोलाई का तुम्हारे सिलेबस में है कि इसके अंदर बैक्टीरिया भरा हुआ है, और कितना भरा हुआ है, 50%, या उसको तुम बोल दो 1/2, हाफ भरा हुआ है। तो अगर मान लो वो 20 मिनट में डिवाइड करता है तो ये पूरी टेस्ट ट्यूब भरने में कितना टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पर अगर मान लो कि वो 20 मिनट में डिवाइड कर रहा है, ई कोलाई जनरली कर लेता है, सिलेबस में है तुम्हारे, ई कोलाई 20 मिनट में डिवाइड करता है, तो ये 20 मिनट बाद क्या होगा कि 50% की जो टेस्ट ट्यूब है वो पूरी भर जाएगी, फुल भर जाएगी। सिर्फ 20 मिनट में एक पूरी टेस्ट ट्यूब फिल हो जाएगी। तो इसमें कितना टाइम लगेगा 100% फिल होने में, सिर्फ 20 मिनट। लेकिन अगर मान लो कि पहले वो बोले कि यहाँ पर सिर्फ वो 25% ही भरी हुई थी, तो पूरी फिल होने में कितना टाइम लगेगा। तो 20 मिनट में जब वो डिवाइड करेगा 20 मिनट, तो 20 मिनट में वो 25 का डबल कर दो, कितना हो जाएगा डबल, यहाँ पर 50%, एग्जैक्ट डायग्राम नहीं बनेगा, 25 का 50 होगा, और 50 के बाद फिर उसके बाद और आगे क्या हो जाएगा, 50 का डबल कर दो तो 100% पूरा फिल हो जाएगा। कितना टाइम लगेगा, तो टाइम काउंट करना पड़ेगा तुमको, टाइम काउंट कर लो, 50 का 100, 20 मिनट लगे, फिर 20 मिनट लगे, तो 25 से पूरा 100 भरने में टोटल टाइम कितना लगेगा, 40 मिनट, और यहाँ पर कितना लगेगा, सिर्फ 20 मिनट। तो जहां से भी बोले कि पहला कितना भरा हुआ था, इसको तुम 1/2 लेकर के भी बोल सकता है, इसको 1/4 लेकर के भी बोल सकता है, खुद ही बोल सकता है, वो डिपेंड करता है इसके क्वेश्चन पूछने पर। तो माइटोटिक में इतना मैथमेटिक्स तो आना चाहिए तुम्हें बायोलॉजी के अंदर। आगे बढ़ते हैं अपन, आगे बढ़े तो ब्लड और पल्स प्रेशर फॉर्मूला, ब्लड प्रेशर और पल्स प्रेशर फॉर्मूला एनसीईआरटी में है नहीं, लेकिन इसकी डेफिनेशन में दिया हुआ है। क्या होता है पहले समझते हैं अपन, जैसे कि सिंपल सा एक हार्ट बना लेते हैं, ये ज्यादा ही पतला कर दिया। अब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ से निकल के जाएगी ब्लड वेसल्स, मेन कौन है, ये एओर्टा है। अपन ब्लड प्रेशर तो यहाँ लेते हैं, हाथ में लेते हैं, पल्स प्रेशर इधर मेजर कर लेते हैं। इसके अंदर क्या होगा कि ब्लड पंप किया जाएगा, है ना, ये वेंट्रिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल पंप करेगा। तो इसमें जो ब्लड प्रेशर होता है, तो ब्लड प्रेशर को अपन डिफाइन करते हैं दो तरीके से। एक होता है सिस्टोलिक प्रेशर, ही लिख देते हैं लोग, सिस्टोलिक प्रेशर, और एक होता है डायस्टोलिक, डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर। जो सिस्टोलिक प्रेशर होता है, एक सामान्य इंसान में, मेरी तरह तुम्हारी तरह कोई भी होगा, तो उसके अंदर ये वाला जो होता है वो 120 mm Hg होता है। मर्क्यूरी पे मेजर करते हैं इसको अपन,
इसके बाद अगला जो होता है वो कितना होता है 80 mmHg, एक सामान्य व्यक्ति में ऐसा होता है। अब यहाँ पर ये जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर, ये ब्लड प्रेशर की बात हो रही है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर इतना होता है। तो अगर तुम बीपी सुनोगे भी तो बीपी जो होता है वो 120/80 ऐसा अपन लिखते हैं, 120/80 mmHg। अब किसी कारण से बहुत नमक वमक खाने वाला या फिर टेंशन में रहने वाला, स्ट्रेसफुल रहने वाला, कार्डियक ब्लॉकेज होने वाले को ब्लड प्रेशर की समस्या आ जाती है। तो हाई ब्लड प्रेशर होगा तो इसमें दो बीमारियां भी आ जाती हैं, अपन उसकी बात नहीं करेंगे ज़्यादा। एक होता है हाइपरटेंशन और एक होता है हाइपोटेंशन। एक में ब्लड प्रेशर बढ़ता है और एक में ब्लड प्रेशर घट जाता है। कितना बढ़ जाता है, घट जाता है? तो 120 का 140/90 हो जाता है, और अगर घटेगा भी तो 110 और 70 हो जाता है। नॉर्मली ये ऐसा एनसीईआरटी में कुछ दिया हो, इससे कम से ज़्यादा होगा तो अपन हल्का फुल्का ही मानते हैं। ये कंटिन्यू रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि तुम धक्का एकदम से लगा तुम्हें या शेर आ गया एकदम से ब्लड प्रेशर बढ़ गया, थोड़ी देर के लिए बड़ा हल्का फुल्का स्पाइक होता रहता है, लेकिन जिसको हाइपरटेंशन की समस्या होती है उसको कंटिन्यूस ये बना रहता है। अब मेरा ये ब्लड प्रेशर वाला कॉन्सेप्ट तो हो गया कि ब्लड प्रेशर होता क्या है। जब ब्लड पंप किया जाता है तो पंप करने पर जो इसकी दीवार पर प्रेशर लगेगा, अपनी जो वेन्स होती हैं, आर्टरी होती है, आर्टरी वाला नापते हैं अपन, तो आर्टरी के ऊपर या ब्लड वेसल से याद रखो, ब्लड प्रेशर की जो वॉल है उसके ऊपर जो प्रेशर लग रहा है उसको अपन क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर। जब पंपिंग के टाइम लगेगा तो सिस्टोलिक प्रेशर, जब पंपिंग नहीं कर रहा होता है तब जो प्रेशर लगेगा उसको डायस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। तो एक पंप करने पर, एक बिना पंप करने पर, एक काम करने पर, एक बिना काम करने पर, आराम और काम के बीच में जो प्रेशर जनरेट हो रहे हैं उसी को अपन सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। अच्छा, अब ये जो ब्लड पल्स प्रेशर होता है, ये पल्स प्रेशर क्या है एक्चुअल में? पल्स प्रेशर, अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ कि पल्स प्रेशर जो होता है वो इन दोनों का डिफरेंस होता है, सिस्टोलिक प्रेशर माइनस डायस्टोलिक प्रेशर। इसको माइनस कर दो, कितना आएगा? तो 120 माइनस कितना करना है अपने को 80, कितना आएगा आंसर? 40 mmHg। एक हेल्दी इंसान के अंदर होता है, अनहेल्दी के अंदर नहीं होगा। तो छोटी सी चीज है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है? स्ट्रोक वॉल्यूम भी इजी है। वापिस से एक हार्ट बना लेते हैं, ये लो दूसरा हरा हार्ट। अब क्या होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल यहां से ब्लड पंप करेगा, ये लो ब्लड वेसल्स बना देते हैं, एओर्टा। यहां से ब्लड पंप किया जाएगा, लेकिन पहले यहां से ब्लड आएगा तभी तो पंप होगा। तो पहले क्या होता है कि यहाँ पर जो सेमिल्यूनर वॉल्व हैं वो बंद रहते हैं, इसमें ब्लड भराते जाता है। एट्रिया भी प्रेशर डाल करके 30% ब्लड बढ़ा देता है, इसके अंदर ब्लड बढ़ा दिया। जब ये काम नहीं कर रहा होता है, डायस्टोलिक वाली कंडीशन होती है, अभी बता डायस्टोलिक का मतलब आराम होता है, तो इसके अंदर ब्लड भराते कितना भरा जाता है? समथिंग 130 ml पंप करते करते उसके अंदर भर दिया गया। अब 130 ml जब पंप करके भर दिया गया तो उसको बोला जाता है एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, और वो होता है 130 ml। इसका फुल फॉर्म है एंड और डायस्टोलिक वॉल्यूम। ये एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम का मतलब क्या है कि जब वेंट्रिकल पंप नहीं कर रहा है, वेंट्रिकल भरा रहा है, भराते फेल गया, और कितना फेल गया यहाँ पर? 130 ml तक फेल गया। लेकिन फिर एक कंडीशन ये आएगी कि यहाँ पर वेंट्रिकल क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्ट कर गया, वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन हुआ। तो जब वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होता है तो वो जो ब्लड पंप करने के बाद बचाता है उसको बोलते हैं एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, और वो होता है कितना यहाँ पर? तो इसमें से 70 माइनस कर दो, तो 70 माइनस करोगे 60 ml तक ये ब्लड क्या करेगा? बचा लेगा। तो इसको बोलेंगे अपन एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। बस इन दोनों के बीच का जो ब्लड यहाँ पर पंप हुआ है, स्टार्टिंग इतने से हुई, एंडिंग पर कितना बचेगा? 60 ml बचेगा। तो बाहर कितना पंप कर दिया जाएगा? तो बाहर पंप कर दिया जाएगा 70 ml एक बार की हार्ट रेट पर। एक बार हार्ट बीट करा, हार्ट बीट करने के साथ ही 70 ml ब्लड पंप कर दिया गया, तो उसी को अपन बोलते हैं क्या? स्ट्रोक वॉल्यूम। और स्ट्रोक वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम माइनस एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। माइनस करोगे तो 130 माइनस कितना हो जाएगा? 60, और ये आ जाएगा 70 ml। ये होता है स्ट्रोक वॉल्यूम। क्या सबका इतना होता होगा? जरूरी नहीं है इतना ही हो। तो क्या हम स्ट्रोक वॉल्यूम से हार्ट रेट काउंट कर सकते हैं? कर सकते हैं। अगले फॉर्मूले में समझ में आएगा। तो स्ट्रोक वॉल्यूम तो समझ में आ गया कि क्या है, इजी है।
अब अगर ये जो मैंने बताया 70 ml, ये जो है वो क्या है, पर बीट के हिसाब से है। एक बीट मारा हार्ट ने तो 70 ml ब्लड बाहर चला गया। अगला अपने पास क्या है कि यहाँ पर कार्डियक आउटपुट होता है जो पर बीट के साथ 70 ml बाहर कर रहा है, वो एक बीट के साथ कर रहा है, लेकिन कार्डियक आउटपुट तो अपन काउंट करते हैं 1 मिनट के अंदर। तो कार्डियक आउटपुट का फॉर्मूला क्या होगा, कार्डियक आउटपुट में तुम क्या करो, जो भी स्ट्रोक वॉल्यूम था इनटू में 1 मिनट कर दो। 1 मिनट के अंदर, सॉरी 1 मिनट नहीं करेंगे, 1 मिनट के अंदर जो हार्ट रेट होती है उसको मल्टीप्लाई करो। हार्ट रेट इन 1 मिनट, इन 1 मिनट, अरे यार, हार्ट रेट इन 1 मिनट, 1 मिनट के अंदर जो हार्ट रेट है कितनी होती है पता ही है, 72 होती है। मल्टीप्लाई कर लो, 70 का मल्टीप्लाई करोगे 72 में कितना निकल के आएगा, 5040 ml। लेकिन अपन अप्रोक्स कितना मान लेते हैं उसको, 5000 ml, मतलब 5 लीटर ब्लड हार्ट जो है वो 1 मिनट में निकाल देता है, पंप करते 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 करते। लेकिन अपनी बॉडी में तो क्या है, 3 लीटर 2.5 लीटर ही ब्लड होता है। कोई अच्छा सकता हुआ तो ज़्यादा ब्लड होगा, तो उस 2.5 लीटर को वो सोचो 1 मिनट में बार बार पंप कर दे रहा है। पूरी ब्रेन से लेके, मतलब नाखून से लेकर के ब्रेन की सेल, पैर की सेल पे वो पूरा ब्लड को सर्कुलेट करवा दे रहा है। कितना होता है, तो कार्डियक आउटपुट का फॉर्मूला तुम याद रखोगे। अब सवाल ये आता है कि क्या तुम स्ट्रोक वॉल्यूम, कार्डियक आउटपुट अगर ये तुम्हें बता दिया जाए, कार्डियक आउटपुट तो याद रखोगे 5000 ml होना चाहिए, होना ही चाहिए, ये कंडीशन है, ये कंडीशन लगेगी ही लगेगी। तुम हार्ट रेट को घटा बढ़ा सकते हो, स्ट्रोक वॉल्यूम को कम ज़्यादा कर सकते हो, लेकिन मेंटेन तुम्हें 1 मिनट में 5000 ml ही करना है। तो क्या मैं इन सब फॉर्मूले का यूज़ करके हार्ट रेट निकाल सकता हूँ? निकाल सकते हैं। अगर तुम्हें क्वेश्चन दे दिया जाए कि यार कोई पर्सन है जिसका एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम जो है वो मान लो कि 120 ml है, और उसका एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम जो आ रहा है वो आ रहा है मान लो कि 80 ml आ रहा है, मतलब 80 ml बच रहा है और 120 ml वो भरा रहा था और 80 ml खाली बच रहा है। कितना खाली करा उसने, तो इसका स्ट्रोक वॉल्यूम कितना आ जाएगा, तो अपन माइनस कर देंगे कितना, 120 और माइनस कर दो 80, तो तुम्हारा जो स्ट्रोक वॉल्यूम आएगा वो कितना आएगा, 40 ml आ रहा है, मतलब बहुत कम पंप कर रहा है। इंजेक्शन फ्रैक्शन कम है, खराब है, मतलब मिट्रल वॉल्व खराब होगा या कुछ प्रॉब्लम होगी, हार्ट अटैक वगैरह की समस्या आ सकती है इन फ्यूचर। तो 40 ml पंप कर रहा है, करना कितना चाहिए था, 70। कार्डियक आउटपुट अपने को पता है कि कार्डियक आउटपुट बराबर स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू में हार्ट रेट इन 1 मिनट है, तो क्या मैं इससे हार्ट रेट निकाल सकता हूँ? निकाल सकता हूँ। कितना निकलेगा, कार्डियक आउटपुट तो 50 मतलब 5000 ही रहेगा, और ये रखेंगे अपन 40 इनटू में हार्ट रेट कर देंगे। हार्ट रेट निकालना होगा तो सिंपल सा 5000 में डिवाइड कर देंगे, 40 का 0 0 गया, 125 हार्ट रेट होगी, बहुत ज़्यादा रहेगी, 125 मतलब लगभग डबल होगी। बस ऐसे निकाल सकते हो, कार्डियक आउटपुट हो गया, इजी है। आगे बढ़ते हैं अपन, नंबर ऑफ हार्ट रेट फॉर्मूला। नंबर ऑफ हार्ट रेट अपन कैसे निकालेंगे? अपने को यार देखो, ब्लड तो नापेंगे नहीं अपन जो है हार्ट रेट नापने के लिए क्या करवाते हैं, या हार्ट की कंडीशन या इलेक्ट्रिकल उसका मैकेनिज्म समझने के लिए अपने को ईसीजी देखना पड़ता है। ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियो चेंज हो गया है एनसीईआरटी, ये ईसीजी का फुल फॉर्म चेंज है, एनसीईआरटी में करेक्शन देख लेना। ईसीजी अपन देखते हैं सिंपल सा, इस टाइप से देखा होगा तुमने कभी ना कभी किसी का ईसीजी अगर देखा होगा तो ऐसे हाइपोथेटिकल, मतलब हाइपोथेटिकल क्या, ऐसे रफली बना रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ईसीजी है, इसके अंदर तुम यहाँ पर ये जो वेव होती है इसको अपन पी बोलते हैं, इसको अपन QRS बोलते हैं, और फिर ये आ जाती है टी। कौन क्या करता है तुम्हें पता ही है, उसको SSD करके याद रख लेना, SSD और AVV, एट्रिया का सिस्टोल, वेंट्रिकल का सिस्टोल और वेंट्रिकल का डायस्टोल, वो तुम्हारी जवाबदारी है थ्योरी पढ़ने का। अपन यहाँ पर ये जो QRS कॉम्प्लेक्स है ना, इसको अगर काउंट कर लें 1 मिनट के अंदर, ये QRS कॉम्प्लेक्स, तो ये जो है वो बता देगा अपने को क्या, हार्ट रेट। क्योंकि अपन बार बार पंपिंग, कितना ब्लड पंप हो रहा है, कितना निकल रहा है, उसको जोड़ गोड़ा भाग करके थोड़ी निकालते हैं। ईसीजी लेते हैं, किसी का भी ईसीजी फट से आ जाता है, ईसीजी फट से आया इसका मतलब उसके बाद अपने को हार्ट रेट पता चल जाएगी, और कहीं कोई डेविएशन प्रॉब्लम आ रही है तो उससे पता चल जाएगा, तो ऐसे निकाल सकते हैं अपन। तो हार्ट रेट इक्वल में क्या होता है, नंबर ऑफ QRS कॉम्प्लेक्स,
इजी है ना। लेक्चर बड़ा होते जा रहा है, फटाफट आगे बढ़ते हैं अपन। नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर फॉर्मूला क्या होता है? नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर फॉर्मूला क्या होता है कि ये अपने पास जो है इधर से ब्लड आया, ये एफरेंट होता है, ये इफरेंट होता है, इधर से ब्लड आता है, फिल्टर होके निकल जाता है, तो कुछ पोर्शन यहाँ पर फिल्टर होके बाहर निकलता है, कुछ पोर्शन में अपने पास आरबीसी नहीं जाती है, सेल्स को हटा दो और प्रोटीन को हटा दो, बाकी का जो बचा हुआ प्लाज्मा का पोर्शन होता है वो नीचे चले जाता है और पूरा ब्लड वापस चले जाता है। ये थोड़ा सा उल्टा डायग्राम है, इधर से आएगा इधर जाएगा, है ना। ये अपन जनरली ऐसे पढ़ते हैं कि इधर से आता है इधर आता है। तो यहाँ पर क्या होता है, नेट फिल्ट्रेशन रेट का फॉर्मूला, नेट फिल्ट्रेशन रेट ये होता है क्या, GHP, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, जो ऊपर से इसके ऊपर प्रेशर मारा जा उसको बोलते हैं अपन ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। कितना होता है, 55 mmHg होता है, बता रहा हूँ। और इसमें जो माइनस है कि नीचे से ना कुछ पोर्शन इसको रोक रहा होता है, कुछ रोकने वाला क्या हो जाता है, वो हो जाता है ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर और प्लस कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। ये दोनों मिलकर के क्या कर रहे हैं, रोक रहे हैं, ये अकेला बेचारा प्रेशर लगा रहा है। अब ये कितना होता है, तो ये 55 mmHg होता है। ये वाले कितने होते हैं, तो ये 30 होता है, ये 15 होता है। 30-15 याद रखो, इसने एवरेज दे दिया, एग्जैक्ट नहीं दिया। 30-15 माइनस करोगे तो 55 माइनस ये 45 करोगे तो अप्रॉक्स दिया जाएगा 10 mmHg। ये होता है नेट फिल्ट्रेशन रेट। ये एक बार के फिल्ट्रेशन पे इतना प्रेशर लगता है। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। रीनल ब्लड फ्लो क्या होता है, देखो हार्ट ने 1 मिनट में 5000 ml ब्लड पंप करा था, 5 लीटर, उसका 1000 ml जो है वो किडनी को जाता है, तो उसी को अपन बोलते हैं रीनल ब्लड फ्लो। तो रीनल ब्लड फ्लो का फॉर्मूला क्या होगा, रीनल ब्लड फ्लो का फॉर्मूला है 1/5 ऑफ कार्डियक आउटपुट। जो कार्डियक आउटपुट अभी मैंने बताया था कितना होगा, तो 1/5 इंटू में 5000। अब एक्चुअल में अपन ने एवरेज ले रहे हैं 5000, इसको देखोगे तो कोई कोई बुक में 1000 से 1100 ml तक दिया हुआ है। इतना जो है वो किडनी को जाता है, बाकी मैक्सिमम पोर्शन ब्रेन को जाता है, फिर बाकी अलग अलग ऑर्गन में जाता है। आगे देखें अपन, ओव्यूलेशन डे काउंट करना है तुम्हें, तो ओव्यूलेशन डे काउंट कैसे करोगे, तो ओव्यूलेशन डे काउंट करने के लिए एक चीज हमेशा कंफर्म याद रखो कि जब भी ओव्यूलेशन होता है उसके बाद एक कार्पस लूटियम टेम्परेरी ग्लैंड बनती है। ये टेम्परेरी ग्लैंड हमेशा ओव्यूलेशन के बाद 14 दिन तक सर्वाइव करेगी ही करेगी, और जब कार्पस लूटियम खत्म होगा तभी अगला साइकिल चालू होगा। तो इसका मतलब मान लो कि नंबर ऑफ मेंस्ट्रुएशन डेज जो है, मेंस्ट्रुअल डेज है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के डेज हैं, उसको अपन n से शो कर देते हैं कि n डेज है। n में कुछ भी हो सकता है, 28 हो सकता है, 30 हो सकता है, 26 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 27 हो सकता है, ऐसा दो के उसमें जोड़े में नहीं बता रहा हूं मैं, कुछ भी हो सकता है। तो अगर तुम्हें मान लो कि ओव्यूलेशन डे काउंट करना है कि कौन से डे पर ओव्यूलेशन हुआ होगा, तो इसको तुम डायरेक्ट n-14 कर देना। मान लो कोई गर्ल है, फीमेल है, उसका जो है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 28 डेज की साइकिल होती है, तो 28 डेज के अकॉर्डिंग दिया हुआ है कि ओव्यूलेशन 14 डे पर होता है, लेकिन वो तब ही होगा जब 28 दिन की साइकिल हो। लेकिन अगर 32 दिन 32 दिन कम दिन की भी हो जाती, 26 24 25 कुछ भी होगा, तो अगर 28 दिन है तो ओव्यूलेशन डे जो है, ओव्यूलेशन डे निकल के आएगा, 14 माइनस करोगे तो ये आएगा अपने पास 14th डे पर, ये ओव्यूलेशन डे हो गया। और कोई सा एग्जांपल होगा, जैसे कि मान लो किसी की साइकिल 20 डे की है, वापिस पीरियड्स आ गए उसको कुछ दिनों में, तो 20 डेज की होगी, तो इसका मतलब ओव्यूलेशन जो है वो कौन से दिन पर हुआ होगा, तो 20 में से 14 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 6th डेज का। ये 6 डे पर ही उसका ओव्यूलेशन हो गया, तो ऑब्वियस ही बात है कि 14 दिन बाद फिर मेंस्ट्रुएशन हो जाएगा उसको। ये साइकिल तुम निकाल सकते हो। अगर डिले होता है तो ओव्यूलेशन डेज में डिले होगा, और वो पूरी प्रोसेस तुम पढ़ोगे। ये फॉर्मूला याद रख लेना। आगे बढ़ते हैं अपन। आगे क्या है अपने पास, छोटी मोटी चीजें, टाइप्स ऑफ गेमीट है, टाइप्स ऑफ फिनोटाइप, जीनोटाइप, प्रोजेनी है, बहुत इजी है। टाइप्स ऑफ गेमीट निकालना हो तो 2 की पावर n है, अगर फिनोटाइप निकालना है तो 2 की पावर n है, अगर टाइप्स ऑफ जीनोटाइप निकालना है तो 3 की पावर n है, टाइप ऑफ प्रोजेनी निकालना है तो 4 की पावर n है। कोई इसको 2 की पावर 2n भी लिखता है तो वो भी सही है, और ये 4 की पावर n भी सही है। अब इसमें क्या है, ये n क्या है, n एक्चुअल में तुम जेनेटिक्स में पढ़ोगे। जब तुम जेनेटिक्स में आओगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि एक्चुअल में ये क्रॉसिंग को बताता है, और क्रॉसिंग में भी कौन सी चीज़ों को बताता है, जो कैरेक्टर कौन से होते हैं, हेट्रोजाइगस। ये जो हेट्रोजाइगस है ये एक्चुअल में क्या है, n है। ये जो n का नंबर है, कुछ एग्जांपल लेके मैं बता देता हूँ। जैसे एग्जांपल के तौर पे कुछ भी सोच लो, कैपिटल T, स्मॉल t, कैपिटल A,
बी स्मॉल बी, फिर उसके बाद कैपिटल आर स्मॉल आर, वाई कैपिटल वाई। अगर जो सेम सेम है तो उसको काउंट मत करो, जो अलग अलग है उसको काउंट कर लो। जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी अलग है, कैपिटल है कोई मतलब का नहीं, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल आर स्मॉल आर। तो यहाँ पर जो एन की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी 3। इसके अकॉर्डिंग अगर तुम निकालोगे कि गेमिट कितना होगा, तो गेमिट यहाँ पर 3 रखो 2 की पावर 3, तो 2 2 4 और 2 कितना हो जाएगा 8, 4 दूनी 8 आ गया। तो 8 गेमिट बनेंगे और यहाँ पर रखोगे तो सेम टू सेम वही आएगा, 8 टाइप के फिनोटाइप दिखेंगे। अगर इसमें 3 की पावर n रखोगे तो 3 की पावर 3 रखोगे 27 बन जाएगा, 3 3 9 27 हो जाएगा। प्रोजेनी का फॉर्मूला अपने पास, या तो तुम 4 की पावर 3 रख दो, 4 16 64, 64 प्रोजेनी बनेंगे इसके अंदर, या फिर इसमें भी तुम रखोगे तो आंसर सेम ही आएगा, 3 2 6 हो जाएगा। 4 की पावर 3 रखो या 2 की पावर 6 रखो, आंसर सेम ही आएगा। तो ये छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, बन जाएंगे ये। तो आगे बढ़ते हैं अपन। अगला क्या है अपने पास, मल्टीपल एलील फॉर्मूला, एनसीईआरटी में नहीं दिया है। अब इसका एग्जांपल ये है अपने पास ब्लड ग्रुप। जो ब्लड ग्रुप होता है वो पॉपुलेशन, हाँ ये ध्यान रखना कि मल्टीपल एलिलिज्म जो है वो पॉपुलेशन के अंदर देखने को मिलती है अपने को, ये किसी एक इंसान के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। किसी एक पर्सन में सिर्फ 2 ही एलील होती है, ये ध्यान रखना। उसका रीजन क्या है, क्योंकि क्रोमोसोम में से 2 होते हैं पेयर में, तो एक एलील यहाँ होगी कैपिटल है, तो एक एलील यहाँ पर होगी स्मॉल है। लेकिन अगर तुम पॉपुलेशन में देखोगे तो वहां पर मल्टीपल एलिलिज्म हो सकता है। ब्लड ग्रुप के लिए अपने पास कितनी एलील होती है, तो ब्लड ग्रुप की 3 एलील होती है। अब ये 3 एलील कौन कौन सी है, या तो कैपिटल ए कैपिटल बी होगा या होगा ही नहीं, तो वो 3 एलील हो गई अपने पास, कैपिटल ए कैपिटल बी या फिर होगा ही नहीं, ये 3 एलील हो सकती है। अच्छा, इसमें मैं फिनोटाइप मतलब आंखों देखा और जीनोटाइप मतलब कोडिंग कैसे पता करूंगा, तो फिनोटाइप पता करने का बहुत इजी तरीका है, फॉर्मूला है अपने पास फिनोटाइप n+1, ये हो गया फिनोटाइप। और जीनोटाइप पता करना है कि जीनोटाइप कितने होंगे, तो जीनोटाइप में क्या करो, इसमें n/2 का मल्टीप्लाई कर दो। मतलब क्या कहना चाह रहा हूं मैं, n+1/2, ये n/2 का उसमें मल्टीप्लाई कर देना, तो ये बन गया जीनोटाइप। अच्छा, एग्जांपल में बता दूं, फिनोटाइप में ब्लड ग्रुप दिखता है, तो ब्लड ग्रुप कितने, इसके अंदर अगर मैं 3 रखता हूं तो टोटल कितने ब्लड ग्रुप बन सकते हैं, 4 ही ब्लड ग्रुप बनेंगे। ए बी ब्लड ग्रुप है ना, दूसरे की बात नहीं कर रहे। ए बी ब्लड ग्रुप जो है वो कितने बनेंगे, सिर्फ 4 ही बन पाएंगे। कौन कौन से बनेंगे, ए ब्लड ग्रुप आ सकता है, बी ब्लड ग्रुप आ सकता है, ए बी ब्लड ग्रुप आ सकता है, ओ ब्लड ग्रुप आ सकता है, ये फिनोटाइप हो गया। जीनोटाइप जो है वो हो सकते हैं कितने टाइप के, इसकी जगह पे कितना रखोगे 3, तो 3 और 1 4 या 12 और कितना आएगा 6 जीनोटाइप हो सकते हैं। 6 जीनोटाइप क्या क्या हो सकते हैं, तो जो IA और IA हो सकता है, IA और IO हो सकता है, इन दोनों में ब्लड ग्रुप ए ही आएगा। दूसरा ऐसा का ऐसा सेम टू सेम IB के लिए भी हो सकता है, और अगला हो सकता है कि या तो ए हो या फिर बी हो या फिर ओ हो जाए, दोनों के दोनों ही, तो ओ ब्लड ग्रुप होगा इसके अंदर होगा ए बी, इसके अंदर होंगे बी और इसके अंदर होगा, तो 6 जीनोटाइप के 4 फिनोटाइप बनेंगे, ऐसे निकाल सकते हो, इजी है, याद करो। अगला क्या है, डीएनए की लेंथ फॉर्मूला, वॉटसन क्रिक भाई साहब ने देखे गए थे ये। अब इसको समझ लेते हैं फटाफट कि इसके अंदर क्या होगा। कलर कौन सा है, ये ही ले लेते हैं, येलो। ये देखो यहाँ पर डीएनए की लेंथ फॉर्मूला क्या है, पहले डीएनए के स्ट्रक्चर को समझो। जो डीएनए का स्ट्रक्चर होता है वो दिया था किसने, वॉटसन और क्रिक। नोबेल प्राइज ले गए थे भाई साहब ये अप्रैल में 1953, अप्रैल मई जून, 2 महीने पुरानी और कितने सालों पुरानी बात है। वॉटसन क्रिक ने 1953 में, अब ये इन्होंने जो स्ट्रक्चर दिए थे वो एक्चुअल में बताए थे कि ये जो होता है स्ट्रक्चर राइट हैंडेड डबल स्ट्रैंडेड हेलिक्स डीएनए स्ट्रक्चर होता है। अब इसके अंदर ये पूरा स्ट्रक्चर ये बना हुआ है, ये देखो ऐसा घूम रहा है। इसके अंदर क्या क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, एक हेलिक्स जो होती है ना वो यहाँ से यहाँ तक आएगी, एक हेलिक्स दिख रही है इसमें तुम्हें, तो ये जो एक हेलिक्स होती है ना इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 ही हुए, को यहाँ तक लेना था, टोटल 10 होते हैं। ये थोड़े से ढक गए होंगे, एक यहाँ पर होगा और एक इसके पीछे रह गया होगा, तो टोटल जो है एक हेलिक्स में, डायग्राम में सही दिख नहीं रहा है, एक हेलिक्स में 10 नाइट्रोजनस बेस पेयर होते हैं, नाइट्रोजनस बेस पेयर होंगे। और एक हेलिक्स की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, हेलिक्स की लेंथ 34 एंगस्ट्रॉम, 34 एंगस्ट्रॉम,
वहां पर नैनोमीटर होगा, एनसीईआरटी में नैनोमीटर में दिया है, इसी को तुम यहाँ पर लिख सकते हो 34 एंगस्ट्रॉम, और ये जो है एक्चुअल में इसको लिख सकते हो 3.4 एंगस्ट्रॉम, 3.4 एंगस्ट्रॉम ऐसे लिख सकते हो। तो यहाँ पर ये क्या है, एक हेलिक्स की लेंथ कितनी होगी 34 एंगस्ट्रॉम, तो 10 अगर नाइट्रोजनस बेस हैं तो यहाँ पर 2 नाइट्रोजनस बेस के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, ऑब्वियस सी बात है, इसको 10 से डिवाइड कर दो तो 3.4 एंगस्ट्रॉम। और इसकी जो विड्थ होती है, ये जो पूरी की पूरी चौड़ाई है, ये जो होती है ये कितनी होती है 2 नैनोमीटर, इसको तुम एंगस्ट्रॉम में 20 एंगस्ट्रॉम लिखो, तो इसका डायमीटर है 20। एक हेलिक्स की लेंथ में 10 नाइट्रोजनस बेस पेयर होते हैं, 34 एंगस्ट्रॉम की लंबाई होती है, और 2 नाइट्रोजनस बेस पेयर के बीच में 3.4 एंगस्ट्रॉम होते हैं। तो सवाल आता है कि तुम डीएनए की लेंथ कैसे निकालोगे। किसी के भी डीएनए की लेंथ निकालने के लिए इसके अकॉर्डिंग लेंथ इक्वल में क्या करोगे, टोटल नाइट्रोजनस बेस पेयर ले लो, टोटल नाइट्रोजनस बेस पेयर इनटू में क्या करो, ये जो 2 नाइट्रोजनस बेस पेयर के बीच की डिस्टेंस है उसका मल्टीप्लाई कर दो, 3.4 एंगस्ट्रॉम का मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गई लेंथ। जैसे ह्यूमन सेल की बात करें अपन, तो ह्यूमन सेल में भी डिप्लॉइड हैप्लॉइड अलग अलग हो सकती है। मैं बात कर लेता हूं पहले डिप्लॉइड। डिप्लॉइड के अंदर भाई साहब होते हैं कितने नाइट्रोजनस बेस पेयर, 6.6 × 10⁹ बेस पेयर। अब इसी में अगर तुम मल्टीप्लाई कर दोगे किसका, 3.4 एंगस्ट्रॉम, मीटर में बदल लोगे इसको, मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 2.244 मीटर। अगर यही मान लो कि कौन सी सेल होती है डिप्लॉइड, सॉरी हैप्लॉइड, हैप्लॉइड को अपन बोलते हैं जीनोम। हैप्लॉइड में आधे कर दो नाइट्रोजनस बेस, क्योंकि डबल स्टैंडर्ड की जगह मतलब जो क्रोमोसोम है उसका नंबर आधा हो जाता है, तो इसको अपन कर देते हैं 3.3 × 10⁹ नाइट्रोजनस बेस पेयर, मल्टीप्लाई तो अभी भी उसी उतने का ही होगा, तो इसकी जो वैल्यू है वो आधी कर दो, इसका 1.122 मीटर। एनसीईआरटी में 2.2 दिया हुआ है, तो ये हैप्लॉइड, हैप्लॉइड को अपन जीनोम भी बोलते हैं। तो ऐसे करके तुम डीएनए की लेंथ को निकाल सकते हो, ये बेसिक नॉलेज होना चाहिए। हेलिक्स क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या है। आगे बढ़ते हैं, 18 तक पहुंच गए, टोटल कितने थे, स्पेशल 26। चारगाफ रूल क्या होता है, चारगाफ रूल इंपॉर्टेंट है ना, इंपॉर्टेंट कैसे है, चारगाफ क्या बोलता है, ये बोलता है कि जो ये सिर्फ किसके लिए लगेगा, पहले ये क्लियर होना चाहिए, ये लगेगा ओनली डबल स्टैंडर्ड डीएनए के लिए। अगर डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड हुआ तो काम का नहीं है, उसके अंदर ये रूल नहीं लगेगा, क्योंकि पेयर नहीं बनेंगे ना, नाइट्रोजनस बेस पेयर बनाना जरूरी है, पेयर बनाओगे तभी चारगाफ रूल लगेगा, ओनली डबल स्टैंडर्ड डीएनए में ही एप्लीकेबल है। चारगाफ क्या बोलता है कि जो मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्यूरिन वो हमेशा बराबर होगा पिरिमिडीन के, यही है चारगाफ रूल, ये ध्यान रखना। इसको घुमा फिरा के कैसे भी बोलते हैं, वो रूल नहीं माना जाता। प्यूरिन और पिरिमिडीन का मोलर कॉन्सेंट्रेशन एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए में हमेशा बराबर होगा। प्यूरिन का मतलब क्या होता है, A और G, और यहाँ पर पिरिमिडीन का मतलब क्या होता है, T + C। ये प्यूरिन और ये पिरिमिडीन हो गए, तो A + G = T + C होता है, या इसको और अच्छे से लिखोगे तो A + G / T + C हो गया। 1 घंटा हो गया शायद लेक्चर लेते लेते यार। A + G T + C हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 1। ये होता है चारगाफ रूल। अब इसके अंदर अगर तुम देखोगे तो जो नॉर्मली क्या होता है, अगर नॉर्मल तुम देखोगे तो A जो होता है वो जाकर के किससे जुड़ता है, T से, और जो G जुड़ता है वो जाकर के किससे जुड़ता है, C से। तो A = T होगा, G = C होगा। ये ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं, ऊपर वाले 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। तो अपन इससे किसी का भी परसेंटेज निकाल सकते हैं और बता सकते हैं कि डीएनए के अंदर क्या है। जैसे कि क्वेश्चन के तौर पर अपन ले लेते हैं, मान लो कि A जो है एडेनिन है, एडेनिन, ये तो फुल फॉर्म तो पता होंगे, इतना तुम्हें को पता ही है। अब 9 दिन बाद एग्जाम ही है, 9 दिन या कितने दिन बचे होंगे। ए और जो है एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन, ए मान लो कि 20% है, तो बताओ बाकी का कंटेंट क्या होगा। तो अगर मान लो ए जो है वो 20% है, तो जो अपने पास टी है वो भी कितना होगा, 20%, और 20-20 40 हो गया। तो देखो यहाँ पर 20-20 40 हो गया, तो बाकी के ये बचे जी और सी। तो जी और सी कितने होंगे यहाँ पर, तो ऑब्वियस सी बात है ये 30%, आधा जो बचा उसको 2 से डिवाइड करो, तो सी भी कितना हो जाएगा, 30%। ये आंसर आ गया, ठीक है, क्लियर है। तो ये याद रख लेना कि इसको बोलते हैं अपन प्यूरिन बराबर पिरिमिडीन होना चाहिए, वही चारगाफ रूल है। इससे तुम किसी का भी कंटेंट निकाल सकते हो, वो एक को ही फॉलो करेगा। क्या हमेशा फॉलो करेगा, यस, ऑलवेज फॉलो करेगा। लेकिन एक कंडीशन ये होती है कि अगर मान लो A + T / G + C आ गया, तो क्या ये 1 के बराबर होता है, नहीं,
ये डिपेंड करता है स्पीसीज पर। स्पीसीज स्पेसिफिक होता है, जैसे कि प्रोकैरियोटिक जो होती है वो जीसी रिच होती है, माइटोकॉन्ड्रिया जीसी रिच होता है, प्लास्टिड जो होते हैं वो जीसी रिच होते हैं। तो जीसी का कंटेंट अगर ज्यादा रहेगा तो जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है, प्रोकैरियोटिक सेल में तो तुम याद ही रख लेना कि जो A प्लस T डिवाइडेड बाय G प्लस C, ये जो होता है वो 1 से कम होता है, क्योंकि नीचे की वैल्यू ज्यादा होती है, वो ज्यादा हार्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा होते हैं, स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। चलो आगे बढ़े अपन फास्फोडाइस्टर बॉन्ड की बात कर लेते हैं। फास्फोडाइस्टर बॉन्ड का क्वेश्चन टेस्ट में आया हुआ था, तो इसके अंदर क्या होगा, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड डिपेंड करता है कि तुम डीएनए को कैसा ले रहे हो, तुम सिंगल स्टैंडर्ड ले रहे हो या फिर डबल स्टैंडर्ड ले रहे हो। अगर मान लो यहाँ पर वो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है और लीनियर है, तो इस टाइप से ये सिंगल स्टैंडर्ड है। नाइट्रोजनस बेस पेयर तो होंगे नहीं, सिंगल नाइट्रोजनस बेस ही होंगे। अब इसके अंदर नाइट्रोजनस बेस होता है, फिर फॉस्फेट बनता है, फिर नाइट्रोजनस बेस होता है, फिर फॉस्फेट बनता है, फिर उसके बाद नाइट्रोजनस बेस जुड़ता है, इस टाइप से होता है। तो यहाँ पर दिख ही रहा होगा कि अगर मान लो 3 नाइट्रोजनस बेस पेयर हैं तो कितने फास्फोडाइस्टर बॉन्ड होंगे, 2। तो सिंगल स्टैंडर्ड लीनियर में कैसे निकालोगे फास्फोडाइस्टर बॉन्ड का नंबर, तुम यहाँ पर निकाल लेना, क्या हो गया देखो, इसमें कैसे निकालोगे n-1, इस टाइप से निकालोगे सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए के अंदर। n-1 कर देना, सिंपल है, एक कम होगा। अगर उसने बोला कि यार मान लो 10 नाइट्रोजनस बेस पेयर, नहीं बोल रहे हैं ना, 10 बेस है, नाइट्रोजनस बेस है, तो फास्फोडाइस्टर बॉन्ड कितना होगा, तो 10-1 कितना आ जाएगा, 9 फास्फोडाइस्टर बॉन्ड, ये हो गया। लेकिन अगर मान लो सिंगल स्टैंडर्ड की जगह डबल स्टैंडर्ड डीएनए हुआ, तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए में क्या होगा, ये हो गया इस टाइप से। एक स्टैंड टर्मिनल पे तो बॉन्ड बनाएगा नहीं फास्फोडाइस्टर, तो इसका मतलब देखो एक सिंगल में कैसा था n-1, तो 2 स्टैंड में क्या हो जाएगा n-2। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें वो नाइट्रोजनस बेस बोलेगा, लेकिन इसके अंदर 10 नाइट्रोजनस बेस पेयर बोला जाएगा। तो अगर पेयर बोलता है तो उसको 10 को तुम 20 कर लेना और 20 की वैल्यू यहाँ रखना, तो 20 - 2, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 18 फास्फोडाइस्टर बॉन्ड, ये ध्यान रख लेना। अब ये मैंने जो बताया ना, ये लीनियर में बताया, सिंगल स्टैंडर्ड लीनियर डीएनए, डबल स्टैंडर्ड ये भी लीनियर डीएनए है। अगर लीनियर की जगह सर्कुलर हुआ तो फिर क्या होगा, वो भी मैं बता देता हूँ। देखो अगर सर्कुलर हुआ तो वो भी सिंगल स्टैंडर्ड सर्कुलर हो सकता है या फिर डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर हो सकता है। सिंगल स्टैंडर्ड सर्कुलर रहा तो फिर क्या रहेगा, इस टाइप से बना दो। इसमें तुम देखोगे कि टर्मिनल खाली नहीं है, तो इसके अंदर तुम बस n बता देना, जितने नाइट्रोजनस बेस पेयर उतने ही फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बनेंगे। उसका रीजन ये है कि वो घूमते लास्ट जो टर्मिनल है ना, उन दोनों को भी घुमा के जोड़ना पड़ेगा, तो एक और बन जाएगा, तो n के बराबर ही होगा। डबल स्टैंडर्ड में भी क्या करोगे, n ही करोगे, इसमें n ही होता है हमेशा, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर के अंदर भी। अब डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर में क्या होगा कि बेस पेयर होंगे, इस टाइप से बेस पेयर होंगे, तो बेस पेयर बोलेगा, जैसे बोला उसने यहाँ पर वही सेम कहानी, 10 नाइट्रोजनस बेस पेयर बोला, पेयर नहीं बोलेगा, सिर्फ नाइट्रोजनस बेस बोला, इसमें 10 है, तो फास्फोडाइस्टर बॉन्ड भी कितने आएंगे, 10। लेकिन यहाँ पर वो बोलेगा 10 नाइट्रोजनस बेस पेयर हैं, पेयर बोला तो कितना करोगे, यहाँ पर 10 का डबल कर लेना, पेयर में 2 का मल्टीप्लाई करते हैं अपन ताकि वो डबल हो जाए, तो इसमें कितने आएंगे, 20 आएंगे। यार रिकॉर्डिंग चल रही कि नहीं, मैं इतनी देर से बोले जा रहा हूँ, चल रही है, रिकॉर्डिंग हो रही है अपनी। तो इधर 10 आ जाएगा, उधर आ जाएगा 10 नाइट्रोजनस बेस पेयर में 2 का मल्टीप्लाई कर लेना तो 20 आ जाएगा, ये बस ध्यान रख लेना। तो फास्फोडाइस्टर बॉन्ड तो निकाल ही लोगे। चलो आगे बढ़ते हैं अपन, अंतिम घड़ी पर आ गए हैं। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड क्या होंगे, तो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड सिंपल है, एन से याद रख लो यार। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड किस किस के बीच बनता है, तो ये बनता है शुगर और नाइट्रोजनस बेस के बीच। जितने नाइट्रोजनस बेस पेयर होंगे उतने ही नाइट्रोजनस ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनेंगे। तो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड जो है वो तो एन के बराबर ही होंगे, सिंगल स्टैंडर्ड बोले डबल स्टैंडर्ड बोले, जितने नाइट्रोजनस बेस उतने ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ये ध्यान रख लेना, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड उतने ही रहेंगे। क्या हाइड्रोजन बॉन्ड की स्लाइड है अपने पास, नहीं। देखो हाइड्रोजन बॉन्ड की भी बता ही देता हूं मैं। अगर तुमसे पूछा जाए कि यार नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बताओ कि डीएनए के अंदर नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड कितने होंगे, ध्यान रखना कि हाइड्रोजन बॉन्ड है वो ATGC उस टाइप से बनते हैं ना,
तो ए और टी के बीच कितने बनते हैं, डबल बॉन्ड, और जी और सी के बीच कितने बनते हैं, ट्रिपल बॉन्ड। इसको मान लो कि इसके अंदर जो नंबर है वो x होगा, तो x में 2 का मल्टीप्लाई कर लो, और इसको मान लो कि ये y है, इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर लो, तो फॉर्मूला बनेगा नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड का 2x प्लस करोगे कितना आएगा, 3y। ये हो जाता है फॉर्मूला नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड का। अब ये जो है x क्या है यहाँ पर, तो x जो है वो AT का पेयर है, ये AT का पेयर होता है x, और GC का पेयर जो है उसको अपन बोल रहे हैं y। हालांकि हाइड्रोजन बॉन्ड निकालने को नहीं आते, पर ऐसे ही बता दिया इंफॉर्मेशन के लिए। चलो अगला है हार्डी-विंबर्ग इक्विलिब्रियम। बहुत 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 इंपॉर्टेंट, इवोल्यूशन में बहुत क्वेश्चन आए यार इसके ऊपर, इसकी थ्योरी भी, फॉर्मूला भी, सभी इंपॉर्टेंट है। अब हार्डी-विंबर्ग क्या बोलता है कि जो भी पॉपुलेशन होती है, कोई भी पॉपुलेशन, जैसे मान लो इसके बीच में बहुत सारे लोग रह रहे हैं, तो इनके अंदर जो भी जीन अवेलेबल है वो हमेशा इक्विलिब्रियम ही रहेगा, इक्विलिब्रियम पर ही रहेगा। जीन पूल बोलते हैं उसको। ये जो जीन पूल है ये हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है, जीन पूल। ये कहीं जाएगा नहीं, जब तक नहीं जाएगा जब तक कि उसके जो फैक्टर्स हैं जो मैंने पढ़ाए होंगे क्लास में, ऑफलाइन में, वो तुम याद रखोगे कि तब तक कि जब तक ये कुछ प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, जेनेटिक ड्रिफ्ट ना हो, म्यूटेशन ना हो, नेचुरल सिलेक्शन ना हो, बहुत सारी चीजें हैं, जीन माइग्रेशन ना हो, तब तक चेंज नहीं होगा। तो इस पॉपुलेशन के अंदर अपने पास जो एलील है उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, और वो जो फ्रीक्वेंसी होती है वो P + Q इक्वल में होती है 1। अब ये P + Q क्या है, जो P है वो बताता है किसको, एक्चुअल में डोमिनेंट वाले को, और डोमिनेंट वाले को अपन कैपिटल A से शो करते हैं, और ये जो है वो बताता है रिसेसिव को, और रिसेसिव में A स्मॉल वाले से शो करते हैं अपन। तो ये जो मैंने बताया P + Q, ये एक्चुअल में फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील बता रहा है। क्या ये फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील पॉपुलेशन में बता रहा है, नहीं, एलील एक फ्रीक्वेंसी बता रहा है। लेकिन अगर मान लो मेरे को इसको कन्वर्ट करना है फ्रीक्वेंसी इन पॉपुलेशन, तो इसका फॉर्मूले को एक्सपेंड करना पड़ेगा, और एक्सपेंड कैसे किया था हार्डी-विंबर ने, P + Q का होल स्क्वायर इक्वल में 1 ऐसे करा था। P + Q का होल स्क्वायर करके 1 कर दिया, तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, P² + Q² + 2PQ। मोदी जी की याद आ गई यार, A² + B² + 2AB, एक्स्ट्रा 2AB मिला है। ये जो एक्स्ट्रा 2AB है, सॉरी 2PQ है, ये इसकी वैल्यू अपन बता देते हैं कि यहाँ पर जो P² है उसको P.P लिखेंगे। P.P का मतलब कैपिटल है, मतलब होमोजाइगस है, डोमिनेंट वाला। Q² को अपन बोलेंगे Q.Q, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, स्मॉल है, और ये जो है एक्चुअल में P2A और फिर स्मॉल। तो इनके नाम से अवगत तो होंगे ही तुम। ये जो है ये एक्चुअल में क्या है, होमोजाइगस, पूरा नाम नहीं लिखूंगा, और डोमिनेंट। ये क्या है, होमोजाइगस, रिसेसिव। ये पॉपुलेशन के अंदर की बात कर रहे हैं अपन, और इसको तो अपन हेट्रोजाइगस के नाम से जानते हैं। अच्छा, क्वेश्चन कैसा आया था, तो तुम्हें क्वेश्चन मिल जाएगा 2014 में, अगली स्लाइड लेनी पड़ेगी। 2014 में क्वेश्चन आया था। 2014 में जो क्वेश्चन आया था, अरे मोदी जी लिंक होते जा रहे हैं, क्वेश्चन पे भी इक्वेशन पे भी। 2014 में जो क्वेश्चन आया था वो आया था कि यार पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन 1000 की है, जिसमें कैपिटल ए 380 थे शायद, स्मॉल ए एग्जैक्ट डाटा नहीं याद आए तो समझ जाना यार, मिला लेना बाद में। ऐसा मैं बता रहा हूँ कि 1000 पॉपुलेशन के अंदर ये 380 कैपिटल ए थे, 460 स्मॉल थे। इसको माइनस कर लेते हैं अपन, तो माइनस करोगे 8 से 14 और 4 14 1 4 5 3 8, कितना बच रहा है 160, हाँ 160 बच रहा है। तो ये ऐसा कुछ दिया हुआ था कि ये इनका पॉपुलेशन के अंदर 1000 पॉपुलेशन में 380 लोग जो हैं वो होमोजाइगस डोमिनेंट है, 460 होमोजाइगस रिसेसिव है, और 160 जो हैं वो हेट्रोजाइगस। तो अब यहाँ पर बताओ कि एक्चुअल में कैपिटल ए और स्मॉल ए की फ्रीक्वेंसी क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है। इसका फॉर्मूला है फ्रीक्वेंसी निकालने का 2 इंटू में ए प्लस ए स्मॉल ए डिवाइडेड बाय 2 इंटू में पॉपुलेशन। इसकी फ्रीक्वेंसी तुम
ऐसे निकाल सकते हो। मैं वो भी बताऊंगा एक्चुअल में कॉन्सेप्ट क्या है और ये फॉर्मूला क्या है। देखो यहाँ पर 2 इंटू में ए बोला, ए बोला है, ए और ए बोला, ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है। किसी की भी फ्रीक्वेंसी निकालना है, सपोज मेरे को ये फ्रीक्वेंसी किसकी पूछी है, डोमिनेंट की, तो मैं वहां पर डोमिनेंट रखूंगा कैपिटल ए। अगर यही फ्रीक्वेंसी पूछा होता रेसेसिव के लिए, मान लो कि यही रेसेसिव की फ्रीक्वेंसी पूछी जाती, तो मैं रेसेसिव के लिए क्या करता, रेसेसिव की जो फ्रीक्वेंसी है उसके लिए क्या करता, 2 इंटू में स्मॉल ए करता, और यहाँ पर तो हमेशा कैपिटल स्मॉल ए ही आएगा और नीचे कोई सेम 2 इंटू में पॉपुलेशन। ये फॉर्मूला होता है किसके लिए, डोमिनेंट और रेसेसिव के लिए। रख देना, निकाल लेना। अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया दूसरा भी बता दूंगा, अभी पहले इसको लगा के देख लेते हैं। मेरे को कैपिटल ए का निकालना है, तो कैपिटल ए की जो फ्रीक्वेंसी है उसको मैं किससे शो करूंगा, पी से। पी निकालना है तो मैं क्या करूँ, देखो जो ए है वो कितना है, 2 इंटू में 380 प्लस, और क्या बोला है, ए को जोड़ दो, ए कितना है 160, नीचे 2 इंटू में 1000 की पॉपुलेशन, इसको सॉल्व कर दो, 38 का 76 और 160, 6 6 12, 2 7 और 1 8 और 1 9, कम हो रहा है 920, और नीचे आ जाएगा 2000। बस ये डिवाइड कर दो, इसको डिवाइड करोगे तो 4 बार गया, 4 गया तो और 6 बचा, तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई, 0.46 आ गई। उसको 1 में से माइनस कर लोगे तो Q की वैल्यू आ जाएगी, तो Q की वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगी 0.54। ये Q की फ्रीक्वेंसी और P की फ्रीक्वेंसी ऐसे निकाल सकते हो। ये फॉर्मूले याद रख लेना कि डोमेन की फ्रीक्वेंसी कैसे निकालोगे, रेसेसिव की फ्रीक्वेंसी कैसे निकालोगे। इसका उल्टा भी कर देते हैं अपन। अगर मान लो कि तुम्हें यहाँ पर बोला जाए कि 1000 पॉपुलेशन है, ये क्वेश्चन अभी तक ऐसा आया नहीं है और मैं बना देता हूँ। 1000 पॉपुलेशन है, उसके अंदर मान लो P की जो फ्रीक्वेंसी है 0.6 है, तो बताओ कैपिटल ए स्मॉल ए और स्मॉल ए वाली पॉपुलेशन कितनी होगी। तो अपने को पता है कि ये निकालने के लिए अपने को फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या था अपने पास, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस एक्स्ट्रा 2ab पी क्यू इक्वल में 1। पी स्क्वायर का मतलब क्या है, पी का पी में मल्टीप्लाई कर दो, पी की वैल्यू कितनी है 0.6 इंटू में 0.6, तो ये आ जाएगा 0.36। इसको निकालना है तो अगर p 0.6 है तो q कितना हो जाएगा 0.4 हो गया। इसकी जगह 0.4 रखोगे तो 0.4 इंटू में 0.4 कितना आ गया 0.16। इसकी जगह पे रखोगे तो 2 इंटू में 0.6 0.4, ये आ जाएगा 0.48। ये मेरे पास अलग अलग पॉइंट में फ्रैक्शन में परसेंटेज में पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर 2p किया गया। होमो जाएगा डोमिनेंट, होमो जाएगा रेसेसिव और हेटेरो जाएगा। बस इसमें 1000 का मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 1000 पॉपुलेशन है ना, 1000 का मल्टीप्लाई करोगे तो 360 लोगों में क्या मिलेगा, यहाँ आंसर लिखते जाता हूँ मैं। 360 लोगों में कैपिटल है, इसमें 1000 का मल्टीप्लाई करोगे तो 160 आएगा। तो 160 लोगों में कैपिटल स्मॉल है और ये बच गया 1000 का मल्टीप्लाई करोगे तो 480 लोगों में कैपिटल स्मॉल आएगा। उल्टा फुल्टा इधर से उधर से इधर आ सकते हो। तो हार्डी मेंबर कितना ही है, इसकी थ्योरी पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी इजी है। पॉपुलेशन मान लो कि कोई एक टाइम पर पॉपुलेशन थी, उस पॉपुलेशन के अंदर कुछ भी आना जाना, पैदा होना, मरना सब चल रहा है। अगर मान लो कि कोई कहीं बाहर से आया है तो बाहर से आने वाले को अपन क्या करते हैं, इमिग्रेशन बोलते हैं, जोड़ देते हैं। अगर क्या चले जाए, बाहर से आए तो जोड़ना है, बाहर गए तो माइनस कर देना है, बाहर गए तो माइनस कर देना। नेटिलिटी क्या है, मतलब बर्थ, कितने का बर्थ हुआ, अगर बर्थ हुआ तो उसको जोड़ देना, और अगर मोर्टेलिटी अगर मृत्यु होती है तो उसको माइनस कर देना। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, इसका फॉर्मूला लिखा जाता है NT+1, एनसीईआरटी में लिखा है, इक्वल में NT, और यहाँ पर क्या कर देते हैं अपन ब्रैकेट में बर्थ प्लस इमिग्रेशन माइनस डेथ। डेथ को अपन मोर्टेलिटी बोलते हैं, डेथ ही बोल देते हैं, डेथ माइनस इमिग्रेशन। बस ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है। इसको अपन पॉपुलेशन डेंसिटी फॉर्मूला बोलते हैं। अच्छा, आगे क्या है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फॉर्मूला। पहले एक्सपोनेंशियल है, उसके बाद फिर दूसरा पढ़ेंगे, वो वापस से जो शुरू में बताया था। अब इसमें क्या होता है, ये जो है एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल का मतलब
अचानक से होने वाली ग्रोथ, अचानक और बिना रुके चलती रहेगी, खत्म ही नहीं होगी। तो ये तुम्हें दिख रहा होगा कि ये वाली जो चार ये कर्व रेड कलर वाली, ये रेड कलर वाली जो है वो एक्चुअल में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को बता रहा है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का अपन dn/dt इक्वल में क्या होगा, तो वो जो बनेगा वो rn बनेगा। ये इस टाइप से। अभी मैंने अगर याद हो तो एक ग्रोथ बताया था स्टार्टिंग में, अपन 31 पे हैं, स्टार्टिंग में बताया था ये वाली, ये इसके अंदर ये जो बताया था ये भी वही एक्सपोनेंशियल कर्व, ये सेम टू सेम कर्व अभी बनेगा, लेकिन वो जो अपन पढ़ रहे हैं उसके अंदर स्टेशनरी फेज नहीं दिया हुआ, ये इतना फेज दिया हुआ, इतना वाला, तो ये इतना दिया हुआ है, इस हिसाब से अपन उसको एक्सपोनेंशियल बोल रहे हैं। कहाँ गए अपन, ये आजा भाई। अब इसको अपन ऐसे शो करो, या अगर लॉजिस्टिक में शो करना है तो लॉजिस्टिक में मैंने पहले शो करके बता दिया था, एन टी इक्वल में n0 e टू द पावर RT। R क्या है, ग्रोथ रेट बोलो, या यहाँ पर R को बोला जाता है इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल ग्रोथ, या नेचुरल ग्रोथ की है, इंट्रिंसिक फैक्टर रेट बोल रहा हूँ, इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ नेचुरल ग्रोथ, इस टाइप से। तो ये वाला जो रेड वाला दिख रहा है ये कौन सा है एक्चुअल में, इसमें अपने पास कोई कैरिंग कैपेसिटी, पोषण क्षमता नहीं है, अनलिमिटेड है, ये ग्राफ जाते जा रहा, कहाँ तक ग्रोथ कर रहा है अपने को नहीं पता, ऊपर जाए जा रहा है। लेकिन ये वाला जो कर्व है, ये जो दिख रहा होगा तुम्हें, ये ऐसा दिख रहा है, तो इसका जो शेप बनेगा ये वाले का, तो ये पूछा जाता है कि कौन सा शेप बनेगा, दिख रहा होगा जे शेप बनेगा, इस टाइप का, एकदम से बढ़ते जा रहा है, तो जे शेप कर्व बनेगा, जे शेप कर्व याद रख लेना, जे शेप छोटा वाला। फिर उसके बाद आगे क्या है, तो एक और ग्राफ मैंने पहले ही बताया था, एक जे शेप का जो ज्यादा एक्सपोनेंशियल है, लेकिन ये वाला जो ग्राफ है इसको आगे देख लेते हैं, इसको अपन क्या बोलते हैं, लॉजिस्टिक ग्रोथ बोलते हैं। ये एक्चुअल में लॉजिस्टिक ग्रोथ जो होता है, मैंने इधर लिख दिया क्या लॉजिस्टिक ग्रोथ, हाँ ये लॉजिस्टिक ग्रोथ लिख दिया, एक्चुअल में ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है ना, ये वाली एक्सपोनेंशियल है। थोड़ी मोड़ी मिस्टेक हो जाती है यार, थक गया, कब से पढ़ा रहा हूँ यार मैं, 1.25 घंटा हो गया, आदत नहीं है ना, नया यूट्यूब चैनल खोला है, तो यहाँ पर क्या होगा, एक्सपोनेंशियल हो रहा है, एक्सपोनेंशियल, और ये बनता है। तो देखो आगे क्या है इसके अंदर, ये वाला समझो कि लॉजिस्टिक ग्रोथ क्या होती है, इसको अपन एक और नाम है कुछ पर्ल करके, वरहल्ट करके कुछ नाम है इसका, वरहल्ट और पर्ल करके ये नाम आया था, ये वाले को अपन मैं भूल रहा हूँ, वरहल्ट ऐसा कुछ नाम है पर्ल करके। और ये जो कर्व बनता है ना, ये एस शेप का बनता है, एस शेप का कर्व बनता है इस टाइप का, या फिर इसको अपन क्या बोलते हैं, सिग्मोइड कर्व। और यही तो आया था 2026 में और 25 में, 2 साल बैक टू बैक। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला ये होता है कि यार न्यूट्रिशन हमेशा नेचर में अनलिमिटेड थोड़ी ना होते हैं, न्यूट्रिशन जो है वो एक लिमिट तक ही होते हैं, खत्म हो जाएंगे ना, तो वही न्यूट्रिशन की वैल्यू को यहाँ पर पोषण की वैल्यू को ऐड कर दिया गया, ये बनता है, ये फॉर्मूला है। देखो dn/dt Rn सेम टू सेम है, बस यहाँ पर k - n/k आ जाता है, ये एक्स्ट्रा में आ जाता है। कोई इसको ऐसे भी लिख देता है कि Rn तो रहेगा, लेकिन इसको अपन 1 - n/k भी लिख सकते हैं, अगर मैं इस फॉर्म में लिखना चाहूँ तो dn/dt, ये इस टाइप से भी आ जाता है। अगर मैं इसको वो जो एक्सपोनेंशियल वाला मैंने पावर के फॉर्म में बताया था वैसे अगर बताना हो तो मैं इसको nt इक्वल में n0 e टू द पावर r, और ये पूरे को ले लो यहाँ पर ब्रैकेट में, क्या ले लेंगे अपन, k - n डिवाइडेड बाय k, और यहाँ पर ले लो t, मतलब कुल मिला के r में मल्टीप्लाई कर दो, पिछली बार r में मल्टीप्लाई नहीं था और इस बार r में मल्टीप्लाई कर दिया। ये वाला जो ग्राफ होता है ये एस शेप का होता है, एस शेप का बोलो, या फिर अपन इसको बोल सकते हैं क्या, सिग्मोइड, और साइंटिस्ट का नाम देख लेना, वरहल्ट पर्ल करके कुछ है। चलो आगे देखते हैं अपन, अपने पास है स्पीसीज एरिया ग्राफ। स्पीसीज एरिया ग्राफ में क्या होगा कि अपने को वही सेम चीज है, ये किसने दिया था, अलेक्जेंडर वॉन हेमबोल्ट ने दिया था। तो अपन अलेक्जेंडर ने क्या बोला था कि जो एस होता है, एस का मतलब क्या, स्पीसीज है, वो c a टू द पावर z, ये रिलेशन में होते हैं,
जो सी है वो कांस्टेंट है, कुछ भी नहीं है। देखो एस का मतलब यहाँ पर क्या है, स्पीसीज, सी का मतलब क्या है, इंटरसेप्ट, पहले से कितनी थी, ए का मतलब क्या है, एरिया, और जेड जो है वो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट है। वो z की वैल्यू तुम एनसीईआरटी में देख लेना, 0.1, 0.2 है, 1 से लेकर के 1.15 भी दी हुई है, मतलब 1.15 भी दी है। स्लो अगर कोई कर रहा है तो कम होगी, फास्ट कर रहा है ज़्यादा होगी, वो देख लेना। z जो है वो अलग टाइप से अपन शो करते हैं। तो ये वाला जो ग्राफ है ये रिप्रेजेंट कर रहा है s = c a⁴z। अगर मैं इसी का लॉग ले लेता हूँ तो लॉग लेने पर इसको अपने को अलग फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो लॉग, इसका लॉग ले लोगे तो इधर s हो जाएगा, और इसका लॉग लेते हैं तो मल्टीप्लाई जो है वो लॉग में प्लस हो जाता है, और पावर जो है वो आगे आ जाती है, तो ये बन जाता है लॉग, और यहाँ पर आ जाता है एरिया का a। अब इस ग्राफ को तुम कन्वर्ट कर लो, जो y = c, ये y पे आएगा, ये वाला c पे आएगा, और ये वाला m पे आएगा, और ये जो है वो किस पे आएगा, x पे आएगा। तो x एक्सिस पे अपन log a ले लेते हैं, मतलब एरिया का log, और ये जो ऊपर जा रहा है वो एक्चुअल में स्पीसीज रिचनेस है, s उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्पीसीज रिचनेस को। तो अपन y एक्सिस पे क्या लेते हैं, log s ले लेते हैं, और यहाँ पर log c जो है वो इंटरसेप्ट है, पहले से कितना ऊपर कितना आगे बढ़ा हुआ है, और z जो है वो इसकी स्लोप है। तो ये लिखा हुआ है कि यहाँ पर जो स्लोप आएगी वो एक्चुअल में आएगी z। क्या आगे भी है, कुछ नहीं, बस यहाँ तक आने के बाद खत्म हो जाते हैं। तो टोटल 26 फॉर्मूला हैं जो तुम्हें आना ही चाहिए। बहुत अच्छे से पढ़ना, सबके क्वेश्चन लगा लेना, फटाफट रिवाइज कर लेना, फटाफट फॉर्मूला बना लेना। ये पीडीएफ डाल दूंगा, इसकी पीडीएफ बना करके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। पढ़ते रहो, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगले लेक्चर में।